हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 3। और यार लास्ट के चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड ऑलरेडी चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं। और उसमें हमने नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए हैं, तो यार आप जाके चैनल को विजिट करिए, आप जाके देख सकते हैं चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपको याद होगा कि चैप्टर सेकंड आपका क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आपका चैप्टर सेकंड क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और यार यहाँ पे जो है आप एक चीज़ देख रहे होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंशन किया गया है कि फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। इट मीन्स जो प्लांट होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा भी कुछ होता है। जी बिल्कुल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्लांट्स में होता है। बट यार मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपका चैप्टर थर्ड है, चैप्टर थर्ड क्या है आपका? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये तो आपको पता ही होगा, आपका चैप्टर थर्ड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो यार मैं आप लोगों को बता दूं कि ह्यूमंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इट मीन्स यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है। जैसा कि आपको याद होगा, आपने लास्ट वाले चैप्टर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़े थे। तो जो उसमें रिप्रोडक्शन था, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा था एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा था। बट यार मैं आप लोगों को बता दूं, चैप्टर थर्ड ही आपका जो है क्या है? आपका चैप्टर थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो जैसे ही आप ये चैप्टर खोलोगे, चैप्टर थर्ड, वहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि ये जो ह्यूमन होते हैं ये ओनली एंड ओनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। इट मीन्स ये क्या होते हैं? ये होते हैं विविपोरस। ये क्या होते हैं? विविपोरस होते हैं। आपको याद होना चाहिए। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, आपके लास्ट वाले चैप्टर्स में आपको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करूँगी। तो यार आपने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक ही पेरेंट बॉडी से काम चल जाता था, है ना? आपको पता होगा कि एक ही पेरेंट बॉडी से काम चल जा रहा था, है ना? बट जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था वहाँ पे दो बॉडी की ज़रूरत पड़ रही थी, एक मेल एंड सेकेंड वन फीमेल बॉडी की ज़रूरत पड़ रही थी, है ना? रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक मेल एंड फीमेल बॉडी की ज़रूरत पड़ रही थी। तो सेम वही यहाँ पे भी है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी वैसी ही कुछ चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो बॉडी की ज़रूरत होएगी। दो बॉडी कौन कौन सी? एक मेल एंड सेकेंड वन फीमेल। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? हम फर्स्ट ऑफ ऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेंगे एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ लेंगे, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, और फिर उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, फिर उसके बाद पार्चुरेशन वही डिलीवरी, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो इतनी सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो यार आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो यार मैं जो बातें बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और आपको करना क्या है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक ले लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए। जो बातें मैं बोल रही हूँ, जो एक्स्ट्रा थिंग्स मैं बोलूँगी उसे आप नोट डाउन करिएगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आप उसे अंडरलाइन करिएगा। ओके, इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है बस। और जो मैं बोल रही हूँ उससे जो है अपने दिमाग में ज़रूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बोलने वाली हूँ। ओके, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आपको पता है कि ये जो आपको पता है कि विविपोरस होते हैं ह्यूमंस, है ना? और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म यहाँ पे देख रहे हैं आप, गैमेटोजेनेसिस। तो मैं गैमेटोजेनेसिस को फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिफाइन करूँ तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? देखिए, एक गैमेट होता है, आपको पता है कि मेल एंड फीमेल बॉडी दोनों गैमेट का फॉर्मेशन करती है। मेल एंड फीमेल बॉडी दोनों, बोथ आर फॉर्म गैमेट, दोनों गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। बट यार अभी यहाँ पे बात ये है कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है एंड कब होता है। तो कैसे होता है वो तो मैं आगे बात करूँगी, बट कब होता है वो मैं आपको बता दूँ कि आफ्टर प्यूबर्टी मेल एंड फीमेल दोनों की बात मैं कर रही हूँ। मेल में भी आफ्टर प्यूबर्टी गैमेट का फॉर्मेशन होता है एंड फीमेल में भी आफ्टर प्यूबर्टी गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो यार ये प्यूबर्टी आपको पता कैसे चलेगी कि प्यूबर्टी कौन सी एज है? लगभग दोनों में ही सेम एज पे होता है, बट फीमेल्स में प्यूबर्टी पहले होती है एंड मेल में प्यूबर्टी बाद में होती है। प्यूबर्टी स्टेज पे आके गैमेट का फॉर्मेशन होता है एंड
मेल बॉडी में 17 या 18 ईयर पे जो है आवाज़ का भारी हो जाना, बियर्ड्स वगैरह आ जाना, दाढ़ी मूंछें। और फीमेल में आवाज़ का पतला हो जाना एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना। एज क्या होती है? मिनिमम 14 एंड यहाँ पे 17 या 18। ओके, एज ध्यान रखिएगा। प्यूबर्टी स्टेज कब स्टार्ट होती है? ओके, तो जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और ये सारी चीज़ें होती क्यों? बिकॉज ऑफ हार्मोन की वजह से, हार्मोन्स की वजह से ये सारे चेंजेस होते हैं। अभी कैसे होते हैं, कौन सा हार्मोन होता है, तो वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि देखिए, मेल बॉडी है एंड फीमेल बॉडी है। रिप्रोडक्शन के लिए एक कोई मेल है एंड फीमेल है। तो प्यूबर्टी स्टेज आएगी जिसमें क्या होगा? गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और गैमेट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। ओके, इतना हुआ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद अब क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस के बाद अब चलिए ठीक है, फीमेल बॉडी है, फीमेल का गैमेट क्या होगा मैं आपको बता दूं। फीमेल का गैमेट जो होगा वो क्या होगा? ओवम होगा। ओके, फीमेल का गैमेट क्या होगा? ओवम होगा। और जो ये मेल बॉडी है, मेल बॉडी का गैमेट क्या होगा? स्पर्म होगा। तो ये जो ओवम है एंड स्पर्म है, ये कहाँ से फॉर्म होते हैं? तो ये जो ओवरी है, ओवम जो है ये कहाँ से फॉर्म होता है? ओवरी से फॉर्म होता है, इसका फॉर्मेशन ओवरी से होता है। एंड जो स्पर्म है इसका फॉर्मेशन होता है टेस्टिस से। तो अब देखिए, आफ्टर प्यूबर्टी के बाद ही ये स्पर्म का फॉर्मेशन होगा एंड ओवम का फॉर्मेशन होगा। तो ये दोनों जिस ऑर्गन से फॉर्म हो रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे इसे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। किसे बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? याद रखिएगा, टेस्टिस एंड ओवरी को आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे क्या है? टेस्टिस है एंड सेकेंड वन फीमेल बॉडी में ओवरी है। मेल में क्या है? टेस्टिस एंड फीमेल में क्या है? ओवरी। और इसका गैमेट क्या होगा? टेस्टिस से कौन सा गैमेट रिलीज होगा? स्पर्म, जो किसका होगा? मेल का होगा। एंड ओवरी से ओवम, जो कि कहाँ पे होगा? फीमेल बॉडी में होगा। आपको इतना पता चला गैमेटोजेनेसिस। तो अब जो है ये स्पर्म जो आप देख रहे हैं, ये स्पर्म जो है अब फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। किसके लिए? फ्यूजन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। स्पर्म फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ओवम को फ्यूज करने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अब ये जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है स्पर्म ओवम में जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। आप याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, इसे क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन होगा। फिर उसके बाद अब देखिए, इंसेमिनेशन हो गया तो उसके बाद अब ये जो स्पर्म क्या करेगा? ओवम को फ्यूज करेगा। स्पर्म क्या करेगा? ओवम को फ्यूज करेगा। और उसे हम क्या बोलेंगे? ये दोनों गैमेट ही हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करेगा। मैं वापस से बोल दे रही हूँ, मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट क्या है? स्पर्म है एंड फीमेल गैमेट क्या है? ओवम है। इतनी सिंपल सी बातें आपको समझ में आ ही रही होंगी। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। बस इतनी सी छोटी छोटी बातें हैं, आप पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते रहते हो। फर्टिलाइजेशन हो गया। अब देखिए, अब फर्टिलाइजेशन हो गया। और हाँ, ये फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है? ये फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, कहाँ होती है, मैं भी आगे आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये पैराग्राफ यार आप ज़रूर पढ़िएगा। मैंने अधिकतर देखा है स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि ये जो चैप्टर का फर्स्ट वाला पेज होता है इसे छोड़ देते हैं। मैंने अधिकतर देखा है इसे छोड़ दिया जाता है। इसलिए छोड़ दिया जाता है बिकॉज ऑफ ये तो यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप नहीं होंगे। आपको पता है, आपके टीचर्स ने भी आपको बता रखा है और आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी देख रखे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। बट यार क्वेश्चन आते हैं, जो जैसा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया या फिर गैमेटोजेनेसिस, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप स्टार्टिंग से ही क्या करते हैं, लेके बुक बैठ गया तो डायरेक्ट गैमेटोजेनेसिस खोल लिए या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल और या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। बट यार आप यहाँ पे फोकस नहीं करते हो। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना आपकी बुक में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, गैमेटोजेनेसिस, पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें ना, इन सारी चीज़ों का बेस पता है कहाँ है? यहाँ है, यहाँ ये पैराग्राफ है। इन सारी चीज़ों का बेस, अगर ये सारी चीज़ें आप पढ़े रहोगे ना तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन्हें आप कभी नहीं भूलोगे। अदरवाइज क्या होगा, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन्हें आप पढ़ तो लोगे, रट लोगे, आपको कुछ दिन के लिए ही याद रहेगा, नॉट फॉर एवर।
ओके। तो अगर आपको फॉरएवर के लिए याद करना है तो यार बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी जो है क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन कब हुआ, मेल गैमेट फीमेल गैमेट को क्या किया, फ्यूज किया। मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज किया, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा। अब इम्प्लांटेशन क्या है ना, अब क्या होगा, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन हम किसे बोलते हैं, ये जो यहाँ पे देखिए इम्प्लांटेशन, दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल। तो याद रखिएगा ये जो इम्प्लांटेशन है ये क्या करता है, इम्ब्रियो जो है, इम्ब्रियो का यूटेरस में अटैच हो जाना ही क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। मैं वापस से बोल दे रही हूँ, इम्ब्रियो का यूटेरस में अटैच हो जाना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। उसके बाद क्या होगा, गेस्टेशन होगा, गेस्टेशन होगा। उसके बाद कौन सी पोजीशन आएगी, गेस्टेशन। अब ये गेस्टेशन क्या है, तो यार मैं आपको बता दूं कि इम्ब्रियो का डेवलपमेंट ही क्या कहलाता है, गेस्टेशन कहलाता है। अब देखिए इम्प्लांटेशन हो गया, अब देखिए शुरू से गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, फिर इंसेमिनेशन हुआ। इंसेमिनेशन में क्या होता है आपको पता है कि स्पर्म का ट्रांसफ़र, जो स्पर्म जो है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफ़र होता है। मैं वापस से बोल दे रही हूँ, इंसेमिनेशन में क्या होता है कि मेल का गैमेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म जो है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफ़र होता है, उसे क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। अब देखिए स्पर्म जो है फीमेल की बॉडी में, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में पहुंच चुका है, तो अभी क्या होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करेगा, जिसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आफ्टर दैट क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन में क्या होता है आपको पता है कि इम्ब्रियो जो है यूटेरस में अटैच हो जाता है। देन क्या होता है, गेस्टेशन होता है। अब देखिए इतना सारा सब कुछ प्रोसेस हो चुका है, अब जो है फाइनली प्रेगनेंसी वाली प्रोसेस आ रही है, मीन्स आ चुकी है। गेस्टेशन में क्या होगा कि इम्ब्रियो जो होता है ना, इम्ब्रियो यूटेरस की वॉल में अटैच हो चुका है, तो अब जो है इम्ब्रियो का डेवलप होगा, इम्ब्रियो का विकास होगा। ये जो 9 मंथ, आपको पता है कि ह्यूमन होते हैं, इनमें प्रेगनेंसी टाइम कितने टाइम का होता है, प्रेगनेंसी 9 मंथ का, 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है ह्यूमन में। तो अभी जो ये गेस्टेशन हो रहा है, ये मान के चलिए पूरा आप जो है 8 या 9 मंथ तक पूरा इम्प्लांटेशन वगैरह के बाद जो प्रोसेस होता है इम्ब्रियो का डेवलपमेंट, उसे क्या बोलते हैं, गेस्टेशन बोलते हैं। अब मान के चलिए इम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो चुका है, फिर उसके बाद क्या होगा, पार्चुरेशन होगा। क्या होगा, पार्चुरेशन होगा। पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी टाइम को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन मीन्स कुछ हार्मोनल एक्टिविटी के कारण, कुछ हार्मोन की एक्टिविटी के कारण क्या होगा, जो यूटेरस की वॉल होगी, यूटेरस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूटेरस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और क्या होगा, जो फीटस है, फीटस क्या होगा कि यूटेरस की वॉल के कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू और जो हार्मोन होंगे उन सब की वजह से फीटस क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और जिसे क्या बोलते हैं, डिलीवरी बोलते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली। ओके, और आगे अभी हम क्या देखते हैं, लेकिन हाँ याद रखिएगा ये सारे प्रोसेस यहीं से, ये गैमेटोजेनेसिस प्राइमरी वर्क है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के थ्रू ही होता है। तो याद रखिएगा यार, ये सारी चीज़ें प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद ही होंगी, और आपको पता है कि प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है, मैंने आपको बता दिया। ओके, मेल बॉडी में आपको कैसे पता चलेगा कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है, मेल की बॉडी जो है थोड़ी सी ब्रॉड होने लगेगी और आवाज़ भारी हो जाएगी, बियर्ड वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में आवाज़ पतली होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड मेमोरी ग्लैंड डेवलप होने लगेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे कुछ कैरेक्टर हैं जो कि मतलब इससे ये पता चलता है कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है, प्यूबर्टी एज। और मैंने आपको प्यूबर्टी एज भी बता दी है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्या पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। ओके, तो यार मैंने आपको बता दिया है कि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, आपको पता होना चाहिए। ओके, टेस्टिस जो है कैसे होता है, पेयर में होता है। टेस्टिस कैसे होता है, पेयर में होता है, और टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल होता है। और जो बाकी सारे ऑर्गन होते हैं इसके साथ सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटाइलिया जितने होते हैं, तो यार ये सब जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड, और हाँ हमेशा याद रखिएगा जो, और हाँ
हमेशा याद रखिएगा कि जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होता है, और जहाँ पे क्या होता है स्क्रोटम का एक पाउच होता है। और हाँ, अब आप हमसे ये पूछिए कि ये जो टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इसे जो है टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टेस्टिस में जो स्पर्म होता है वो कितने टेम्परेचर में, सिर्फ और सिर्फ कितने टेम्परेचर में रह सकता है? 2.2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस में ही रह सकता है स्पर्म। इसलिए ये जो है बॉडी, जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, ये बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से नहीं रह सकता, इसे बॉडी के टेम्परेचर से लो टेम्परेचर चाहिए होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, आपको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस किसे बोलते हैं? स्पर्म के फॉर्मेशन को ही स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? याद रखिएगा, सामने साफ साफ लिखा है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से लो होना चाहिए, और अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो याद रखिएगा। और अगर हम टेस्टिस के शेप एंड साइज की बात करें, 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है टेस्टिस की, और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और जो टेस्टिस होता है वो उसके ऊपर एक डेंस कवरिंग होती है। ओके, ध्यान रखिएगा हमेशा। और यहाँ पे आपको जैसा कि पता है कि एक नॉर्मल मेल में कितने टेस्टिस होते हैं? 2 टेस्टिस होते हैं। कितने लोव्यूल होते हैं? 2 लोव्यूल होते हैं। ओके, 2 टेस्टिस हैं। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड देखने के लिए मिल रहा होगा, टेस्टिकुलर लेब्यूल। क्या? टेस्टिकुलर लेब्यूल। तो यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं। जो टेस्टिस होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। टेस्टिस कैसा होता है? पेयर में होता है। पेयर का मतलब तो यही हुआ ना कि 2 टेस्टिस हैं। तो ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है। वापस से मैं बोल रही हूँ, टेस्टिस में देखिए 2 टेस्टिस हैं, तो प्रत्येक टेस्टिस मतलब दोनों टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल देखने के लिए मिलेगा। तो अभी यहाँ पे मैटर जो बात करती है, मतलब जो मैंने बताया कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका नंबर है कितने होते हैं? 250। तो एक मेल बॉडी में, एक नॉर्मल मेल में कितने टेस्टिस? 2 टेस्टिस। आपको पता होना चाहिए। मैं वापस से बार बार ये जो नंबर है मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपको याद हो जाए, सारी चीज़ें रिकॉल रहें। ओके, मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, वरना एक बार मैं टेस्टिस बोल देती, नंबर बोलने की क्या ज़रूरत है मुझे? तो इसलिए मैं बार बार नंबर भी बोल रही हूँ कि 2 टेस्टिस हैं भाई। टेस्टिस कैसे है? पेयर में है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं। तो दूसरे वाले टेस्टिस में भी 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे। तो कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल हो रहे हैं? 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो जितने टेस्टिकुलर, ये जो 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल देखने के लिए मिल रहे हैं ना, इन हर 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल में आपको 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने के लिए मिलेंगे। याद रखिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ओके, क्योंकि यार ये जो बातें मैं बोल रही हूँ ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो याद रखिएगा, ये जो 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने के लिए मिलेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा क्वाइल्ड होंगे। जो कैसे होंगे? काफ़ी ज़्यादा क्वाइल्ड होंगे। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगर एक टेस्टिस में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो रहे हैं, तो एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे? 750 होंगे। और अगर दोनों टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात की जाए तो कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे दोनों टेस्टिस में? 1500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। इसे आप याद रखिएगा। ओके, बातें समझ में आ रही हैं? और अब बात करिए कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अभी आपको यहाँ पे पता चला कि टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है इसमें क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल कहाँ होता है? इस टेस्टिस में होता है। यहाँ पे ये जो टेस्टिस देख रहे हैं आप, इस टेस्टिस में होता है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल। और टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। बातें समझ में आ रही हैं? तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जिसके लिए अभी तक हम इतनी मगजमारी कर रहे हैं, जिसका नंबर निकाल रहे हैं, इसका काम क्या होता है भाई? है ना? तो याद रखिएगा हमेशा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या होता है? ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। याद रखिएगा। ओके, ये इसका काम क्या होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का? ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। ओके, और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ना, ये एक नेटवर्क के लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे ऐड होता है। मैं अभी आपको इमेज में दिखा रही हूँ।
देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये डायग्राम यार काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपकी बुक में भी दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में, तो यार तब तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ लेवलिंग है, जो कुछ लेवलिंग है, जो कुछ इम्पॉर्टेंट लेवलिंग है, मैं उसे दिखा देती हूँ, वो बता देती हूँ कि यार वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप वास्टर डिफरेंशिया देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोस्टेट, पता है क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम में ये डायग्राम आ जाएगा और लेबलिंग एक भी नहीं होगी, आपसे बोला जाएगा कि इसकी लेबलिंग करो। तो यार ये सारी लेबलिंग जो है, क्या कौन सा ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट है, किसे क्या बोलते हैं, टेस्टिस, स्क्रोटम, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा अच्छे से, ओके। और यहाँ पे इजेकुलरी डक्ट, तो यार ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा, ओके। अब हम मूव ऑन करते हैं आगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है एपिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, रिटेटेस्टिस। हाँ, रिटेटेस्टिस, ये जो रिटेटेस्टिस है ना, ये रिटेटेस्टिस क्या होता है आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया कि सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल किसे बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, अभी यार मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कैसे होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, हाईली क्वाइल्ड होते हैं स्ट्रक्चर में। तो जितने सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं ना, जितने सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं वो आके एक जगह मिल जाते हैं, जितने सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं वो आके एक जगह मिल जाते हैं। तो ये आपस में काफ़ी ज़्यादा उलझे से रहते हैं, एक मीन्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, नेट की तरह। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जा रहा है, रिटेटेस्टिस। रिटे वर्ड पता है कहाँ से लिया गया, रिटे वर्ड रेटिकुलम से लिया गया। ये जो यहाँ पे वर्ड दिया गया रिटेटेस्टिस, ये लिया गया रेटिकुलम वर्ड से, मीन्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। तो आपको ये बातें समझ में आ जानी चाहिए, ओके। और फिर उसके बाद आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, ईच सेमिनिफेरस टिब्यूल इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप सेल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 टाइप की सेल हैं। फर्स्ट वन इज मेल जर्म सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, एंड सेकेंड वन सर्टोली सेल। तो ये जो मेल जर्म सेल है ना, ये क्या करती है, ये माइटोटिक डिवीजन में पार्टिसिपेट करती है और फाइनली क्या फॉर्म करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करता है, मेल जर्म सेल करती है। और कैसे करती है, माइटोटिक डिवीजन में पार्टिसिपेट करके। और वहीं पे अगर बात की जाए, ये जो सर्टोली सेल है, अगर सर्टोली सेल की बात की जाए तो ये जो है नॉरिशमेंट प्रोवाइड करवाती हैं, किसे, मेल जर्म सेल को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। और यार आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि अगर ये जो मेल जर्म सेल हैं, स्पर्मेटोगोनिया है, अगर ये कंटिन्यूसली माइटोटिक डिवीजन में पार्टिसिपेट करके खुद डिवाइड हो रही हैं, तो इन्हें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब भाई एनर्जी की ज़रूरत है तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो होएगी। तो इन्हें नॉरिशमेंट कौन प्रोवाइड करवाएगा, सर्टोली सेल प्रोवाइड करवा रहा है ना। नॉरिशमेंट कौन प्रोवाइड करवा रहा है, सर्टोली सेल। तो याद रखिएगा सर्टोली सेल का काम क्या होता है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करवाना, किसको, मेल जर्म सेल को, ओके। अब याद रखिएगा, ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल होती हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में जो स्पेस होता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल ढेर सारी होती हैं, इनके बीच में एक कुछ स्पेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो अब इंटरस्टिशियल स्पेस बोल रहे हैं तो वहाँ पे भाई जो सेल होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल बोलेंगे। कॉमन सी बात है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल बोलेंगे। और इन इंटरस्टिशियल सेल को हम और क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स बोलते हैं। और यार ये जो लीडिंग सेल होती है ना, इनका भी बहुत ही बड़ा काम होता है। और याद रखिएगा ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो यार देखिए, मैं वो सारी बातें बता दे रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं जितनी बातें बोल रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। यार मैं बार 1000 बार बोल रही हूँ कि बातें मेरी आप ध्यान से सुनिए, बाकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आपको सारी बातें क्लियर रहेंगी, एकदम स्टेप टू स्टेप रहेंगी, ओके। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो आप बोर मत होइएगा। अगर आप अपने दिमाग में लेके ये बात चलोगे ना कि यार बोरिंग सब्जेक्ट है या फिर बोरिंग चैप्टर है, तो ऑब्वियसली आपको बोरिंग लगेगा। और अगर आप अपने दिमाग में मतलब लेके चलोगे कि नहीं यार इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, देखिए कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। और फिर उसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, लीडिंग सेल। तो यार जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लीडिंग सेल का काम क्या होता है, तो ये जो लीडिंग सेल होती हैं ये हार्मोन को सिंथेसिस करती हैं। लीडिंग सेल टेस्टिकुलर हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। अब ये टेस्टिकुलर हार्मोन कौन सा होता है, तो इसे हम बोलते हैं एंड्रोजन। लीडिंग सेल का काम क्या होता है, टेस्टिकुलर हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। तो देखिए एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि यहाँ पे अभी तक हमने क्या पढ़ा। देखिए
यहाँ पे हमने ये देखा कि मेल जर्म सेल होती हैं, तो मेल जर्म सेल का काम क्या था, आपको याद आना चाहिए, पता होना चाहिए, अभी अभी मैंने बताया क्या होता है मेल जर्म सेल का काम, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो आपको मेल जर्म सेल का काम याद आ गया, मेल जर्म सेल का काम क्या होता है। और फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, सर्टोली सेल। तो अभी आपको ये याद आना चाहिए सर्टोली सेल, जैसे ही मैं नाम लूँ सर्टोली सेल, मेल जर्म सेल, लीडिंग सेल, वैसे सारी बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि हाँ मैंने क्या क्या बोला। जैसे ही कोई आपसे बोले कि मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल, वैसे ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ मैंने क्या बोला था आपसे, कि मेल जर्म सेल का काम क्या होता है, सर्टोली सेल का काम क्या होता है। तो यार ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना पड़ेगा। ओके, तो सर्टोली सेल का काम क्या होता है बताइए ज़रा। सर्टोली सेल नॉरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। और फिर उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे लीडिंग सेल का काम क्या होता है, लीडिंग सेल क्या काम करती हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैंने आपसे क्या बोला था। तो आप वहाँ पे ये बोलेंगे कि ये जो लीडिंग सेल होती हैं ये टेस्टिकुलर हार्मोन को सिक्रेट करती हैं। और अब अगर वहीं पे आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई ये टेस्टिकुलर हार्मोन कौन सा होता है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैंने आपसे क्या बोला था कि एंड्रोजन जो होता है वो टेस्टिकुलर हार्मोन होता है। इतनी बातें समझ में आई आपको। और यहाँ पे क्या होता है कि और भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं लाइक दैट WBC। वो किस लिए प्रेजेंट होती हैं, डिफेंस के लिए प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म की डिफेंस के लिए ये सारी सेल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो ये यहाँ पे क्यों प्रेजेंट होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ डिफेंस के लिए ये सारी सेल प्रेजेंट होती हैं। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेल सेक्स एसेसरी डक्ट में क्या क्या इंक्लूड है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं रिटे टेस्टिस है, वासा डिफरेंसिया है, एपिडाइमिस है, वॉस डिफरेंसिया है। तो यहाँ पे ये जो चार पांच ऑर्गन मैं आपको दिखा रही हूँ, 4-5 नेम, ये जो 4-5 लेवलिंग है ना, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यार इतनी चीज़ें तो ज़रूर याद रखिएगा, इतना ज़रूर पता होना चाहिए आपको, बिकॉज ऑफ यहाँ से लेवलिंग ज़रूर पूछी जाती है। ओके, तो इतना याद रखिएगा। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रिटे टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, एपिडाइमिस एंड वासा डिफरेंसिया। तो देखिए ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है ये फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे ओपन होती है। ओके, तो आपको पता होने चाहिए कि ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे ओपन होती है, रिटे टेस्टिस, देन फर्स्ट नंबर पे एंड वासा डिफरेंसिया, फिर उसके बाद ये कहाँ पे ओपन होती है, एपिडाइमिस में, देन वासा डिफरेंसिया। तो ये सारे जो है नंबर वाइज वासा डिफरेंसिया, तो ये जो है आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्म जो है सेमिनिफेरस टिब्यूल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक नेटवर्क, जितने भी सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं वो जो है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, रिटे टेस्टिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेमिनिफेरस टिब्यूल, फिर उसके बाद रिटे टेस्टिस किसे बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देन वासा डिफरेंसिया, फिर वासा डिफरेंसिया के बाद स्पर्म कहाँ मूव करता है, एपिडाइमिस, देन वासा डिफरेंसिया। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके स्पर्म मूव करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एपिडाइमिस लीड्स टू वासा डिफरेंसिया दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, याद होनी चाहिए, ये सारी बातें आपके दिमाग में एकदम से रिकॉल होनी चाहिए। इट रिसीव्स डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एंड इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, तो ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ना, ये इनमें जो है मतलब इतनी कैपेसिटी होती है, ये जो है स्पर्म को स्टोर भी करती हैं एंड ट्रांसपोर्ट भी करती हैं। ये जो है स्पर्म को स्टोर भी करती हैं एंड ट्रांसपोर्ट भी करती हैं। और ये जो स्पर्म होते हैं ये पेनिस की एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं यूरेथ्रल, इससे जो है एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हम चलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो है एक सेमिनिफेरस टिब्यूल है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल का एक सेक्शन है, जिसमें आपको इंटरस्टिशियल सेल देखने के लिए मिल रहे हैं। इंटरस्टिशियल सेल किसे बोलते हैं, लीडिंग सेल को बोलते हैं। और यार आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि लीडिंग सेल किसे बोलते हैं। और आप यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया भी देख रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया किसे बोलते हैं, दिमाग में आ जाना चाहिए। स्पर्मेटो जो आप देख रहे हैं, सर्टोली सेल का जरा आप एक बार काम बताइए, आपको पता होना चाहिए। और आप बोलोगे कि दी सर्टोली सेल का काम होता है नॉरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। सर्टोली सेल का काम क्या होता है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। ओके, और नॉरिशमेंट किसे प्रोवाइड करवाता है, जर्म सेल को। बातें समझ में आ रही हैं। ओके, आगे चलते हैं।
द पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, तो ये तो मैंने आपको बताया ही था, आपको पता भी होना चाहिए। इट इज़, और ये जो है ये एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना होता है। ये जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है ना, ये एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना होता है। जो कौन सा टिश्यू होता है, कैवर्नोसा टिश्यू से बना होता है। ये जो मेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है, और पेनिस के ऊपर एक लूज कवरिंग होती है, पेनिस के यूपर एक लूज कवरिंग होती है, जिसे क्या बोलते हैं, फॉरस्किन बोलते हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड पेयर्ड ऑफ वल्वो यूरेथ्रल। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो वल्वो यूरेथ्रल ये क्या करता है, ये जो है सबसे पहले वल्वो यूरेथ्रल जो है सबसे पहले यूरेथ्रा में जाता है। ओके, देखिए यार मैं जितनी बातें बोल रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ऑफ यार ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो वल्वो यूरेथ्रल होता है ये सबसे पहले कहाँ पे जाता है, यूरेथ्रा में। और ये पहले जाता क्यों है, क्योंकि एसिडिक जो यूरिन होता है, यूरिन के कारण जो होता है एसिडिक इन्वायरमेंट हो रखा होता है, तो ये जो है एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करता है। ये जो है जो पाथ होता है स्पर्म का जो पाथ होता है उसे जो है न्यूट्रलाइज करता है, एसिडिक इन्वायरमेंट को। वल्वो यूरेथ्रा जो है उस इन्वायरमेंट को जो है न्यूट्रलाइज कर देता है, और फिर उसके बाद जो सीमेन होता है, सीमेन के लिए पाथ पूरा तैयार हो जाता है। और अगर एसिडिक इन्वायरमेंट रहेगा तो सीमेन जो है उधर से मतलब उस पाथ से जा नहीं सकता। ओके, तो ये जो वल्वो यूरेथ्रल होता है ये सीमेन के लिए जो है पाथ पूरा बनाता है। ओके, और यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, एंजाइम भी होता है। तो यहाँ पे जो ये फ्रक्टोज होता है एज अ फूड मटेरियल काम करता है। ओके, तो यार इतनी बातें होप है आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। और अब हम क्या देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं। ओके, अब हम क्या देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं। ये कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, इससे हाईलाइट कम हो पा रहा है ना। अभी आप यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं। तो यार मैंने आपको बताया ही था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ओवरी होता है। बाकी जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ओविडक्ट होता है, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, तो ये सब जो है क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। ओके, इतनी बातें समझ में आई। और यहाँ पे आपको पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड देखने के लिए मिल रहा होगा। ये मेमरी ग्लैंड जो है आफ्टर डिलीवरी बेबी को फीडिंग कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, ये तो पहले से ही पता है। द प्रोड्यूस फीमेल गैमिट, फीमेल का गैमिट क्या होता है और कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ओवरी से, है ना। ये ओवम कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ओवरी से। और यहाँ पे जैसा कि, और यहाँ पे जो ये आप ओविडक्ट देख रहे हैं ना, इसे और क्या बोला जाता है, फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है, फेलोपियन ट्यूब। आपको यहाँ पे अभी मैंने बताया कि फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है, तो आपको एक बात और याद आई होगी कि यार फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में ही तो होता है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, ये जो है मेमल्स का कैरेक्टर क्या है, मेमरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना क्या शो करता है, मेमल्स में ही मेमरी ग्लैंड देखने के लिए मिलते हैं। ये जो है ये कैरेक्टर किसका है, दिस कैरेक्टर ऑफ मेमल्स, मेमरी ग्लैंड किसका कैरेक्टर है, मेमल्स का कैरेक्टर। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल का गैमेट क्या होता है, ओवम होता है। और ये ओवम कहाँ से प्रोड्यूस होता है भाई, ओवरी से, है ना। और यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन। इस जो ये स्टेरॉइड हार्मोन आप देख रहे हैं, इस हार्मोन को और क्या बोलते हैं, ओवेरियन हार्मोन। तो ये जो ओवेरियन हार्मोन दिया गया है, ये कौन सा हार्मोन होता है भाई, कि ये ओवेरियन हार्मोन होता है। तो ये जो मैं आपको याद बता दूँ, ये जो ओवेरियन हार्मोन होता है ना, ये कहाँ से रिलीज होता है, ये जो डेवलपिंग फॉलिकल होता है ना, ये जो मतलब डेवलप हो रहा है, मतलब डेवलपिंग फॉलिकल होते हैं, उससे रिलीज होता है। और ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये जो डेवलपिंग फॉलिकल होते हैं वो एस्ट्रोजन को रिलीज़ करते हैं एंड प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन हार्मोन। तो इतनी बातें आपको होप है समझ में आई होंगी। और अगर नहीं आई होंगी तो ये बातें डोंट वरी, आपको आगे ज़रूर और ज़रूर समझ में आएंगी कि फॉलिकल किसे बोलते हैं, ओवेरियन हार्मोन किसे बोलते हैं और उनका काम क्या होता है। तो यार ये सारी बातें आपको ज़रूर समझ में आएंगी। ओके, और ये जो ओवरी होती है, ये लोअर एब्डोमेन में दोनों साइड ओवरी
सो होती है, और जो ये ओवरी होती है इसकी लेंथ कितनी होती है 2 to 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और कहाँ पे होती है, कहाँ पे कनेक्ट होती है, ये जो ओवरी होती है ये जो है पेल्विक वॉल पे यूटेरस के थ्रू बाय लिगामेंट ये कैसी होती है, अटैच होती है। ओके, और ये जो ओवरी होती है एक इपीथीलियम, एक बहुत ही पतली इपीथीलियम लेयर से कवर होती है। और क्या होता है, एक स्ट्रोमा। और यहाँ पे जो है स्ट्रोमा देखने के लिए मिलेगा, जो कि कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2 जोन में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड फर्स्ट वन इज पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड सेकंड वन इज इनर मेडुला। तो इन दोनों में जो है ये स्ट्रोमा डिवाइड होता है। आपको यहाँ पे जो है डायग्राम देखने के लिए मिल रहा है। तो इस डायग्राम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेवलिंग है मैं उसे बता देती हूँ। सर्विक्स है आपको देखने के लिए मिलेगा, यूटेरस देखने के लिए मिलेगा, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा। तो यार ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो यार याद रखिएगा फीमेल की जो एसेसरी डक्ट होती है किससे कंसिस्ट होती है, फेलोपियन ट्यूब जिसे हम ओविडक्ट ही बोलते हैं। और यार आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, इसी ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, डायग्राम में दिखाती हूँ। यूटेरस एंड वेजाइना कंसिस्ट द फीमेल एसेसरी डक्ट, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और जो फेलोपियन ट्यूब होती है इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। ओके, याद होना चाहिए। और ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब जो होती है ये ओवरी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज़ द फनल शेप में होती है। कैसे, ऐसे फनल शेप में कुछ होती है, ऐसे करके फनल शेप में। और यहाँ पे आपको फिंगर लाइक ऐसे कुछ प्रोजेक्शन देखने के लिए मिलेंगे। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने के लिए मिलेंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिमरी बोलते हैं। और ये जो फिमरी होती हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, ये आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद ये क्या करती हैं, ओवम को कलेक्ट करती हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ओव्यूलेशन के बाद ये जो है ओवम को कलेक्ट करती हैं, इसमें अपना रोल प्ले करती हैं। द इन्फंडिबुलम लीड्स टू वाइड। और ये जो इन्फंडिबुलम होता है मैं अभी आपको इमेज में दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं जो किसका है, ओवरी का है। तो यार आप यहाँ पे जो है यूटेराइन कैविटी भी देख पा रहे हैं, और आपको क्या देखने के लिए मिल रही है, ओवरी देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि मैंने आपसे बात की थी फेलोपियन ट्यूब। तो यार इसी फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फेलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन की फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में। अगर और आप यहाँ पे देख रहे हैं फेलोपियन ट्यूब कितने पार्ट में डिवाइड है, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड स्थमस। तो यहाँ पे जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, एम्पुला जो है, एम्पुला इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो इसी एम्पुला में ही एम्पुला में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और ये जो इनफंडिबुलम देख रहे हैं आप, इनफंडिबुलम में फिमरी आपको देखने के लिए मिल रही है, जिसमें क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करता है, ओवरी से जो ओव्यूलेशन होता है उससे जो ओवम निकलता है उसे कलेक्ट करने का काम करती है। और यहाँ पे जो है ये जो वॉर्म है, जो यूटेरस जो है, इसमें जो है आप 3 लेयर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे जो है आपको 3 लेयर देखने के लिए मिल रही है। कौन कौन सी, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो यार इन तीनों लेयर का बहुत ही ज़्यादा प्रेगनेंसी टाइम में या फिर उसके पहले भी बहुत ज़्यादा काम होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। ओके, याद रखिएगा। और ये जो यूटेरस होता है, यूटेरस तो यार मैं आपको बता दूं कि यूटेरस जो होता है वो सिंगल होता है, और उसे क्या बोला जाता है, वॉर्म बोला जाता है, बच्चादानी बोला जाता है, गर्भाशय बोला जाता है। जिसे गर्भाशय बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, यूटेरस को ही। और यूटेरस का शेप क्या होता है, यूटेरस इज इन शेप ऑफ पीयर, नाशपाती के शेप में होता है, जो कि किसके थ्रू अटैच्ड होता है, एक लिगामेंट के थ्रू पेल्विक वॉल से अटैच्ड होता है। मैं वापस से बोल दे रही हूँ, लिगामेंट के सपोर्ट के थ्रू ही पेल्विक वॉल से अटैच होता है। ओके, और यार जो ये यूटेरस होता है, जो वॉर्म होता है, जो गर्भाशय होता है, मैं वापस से बोल रही हूँ, जो ये यूटेरस होता है जिसे आप वॉर्म बोलते हो, गर्भाशय बोलते हो, बच्चादानी बोलते हो, ये नैरो सर्विक्स के थ्रू कहाँ पे खुलता है, वेजाइना में ओपन होता है, द कैविटी। और ये जो नैरो सर्विक्स में जो है एक कैविटी होती है, नैरो सर्विक्स में जो कैविटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। ओके, और ये जो सर्वाइकल कैनाल होती है विच अलॉन्ग विथ वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल, इसी
बर्थ कैनाल भी होती है। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में मैंने आपको अभी दिखाया था कि यूटेरस की वॉल जो होती है वो 3 लेयर ऑफ टिश्यू होती है। उसमें जो है 3 तरह के टिश्यू होते हैं, टिश्यू के 3 लेयर होते हैं, है ना। मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था कि जो ये यूटेरस की वॉल थी उसमें जो है टिश्यू के कितने लेयर थे, 3 लेयर थे, 3 लेयर ऑफ टिश्यू प्रेजेंट थे। और वो कौन कौन से थे, पेरीमेट्रियम, इंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। तो यार ये जो पेरीमेट्रियम थी ये तो काफ़ी ज़्यादा थिन मेम्ब्रेन थी और आउटर मेम्ब्रेन थी। पेरीमेट्रियम नाम से ही आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ पेरीमेट्रियम बाहर की वॉल होगी। एंड मायोमेट्रियम की बात करें तो यार ये मिडिल लेयर एज वेल एज थिक, एंड उसके साथ ही ये मस्कुलर ये जो मायोमेट्रियम है ये मस्कुलर वॉल है, मस्कुलर टिश्यू है, एज वेल एज थिक वॉल होती है। तो यार मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी टाइम में जब मतलब कि प्रेगनेंसी कंप्लीट होने वाली रहती है 8 या 9 मंथ में फीटस होता है। फीटस पूरी तरह से जब डेवलप हो चुका होता है तो फीटस को बाहर निकालने के लिए, फीटस को डिलीवर करने के लिए ये जो मायोमेट्रियम होता है ना, इसका बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। मायोमेट्रियम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये जो मायोमेट्रियम होता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। एंड फिर उसके बाद कुछ हार्मोन निकलते हैं, वो आगे मैं आपको भी बताती हूँ कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं जिसके थ्रू फिर डिलीवरी प्रॉपर तरीके से हो पाती है। ओके, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड इंडोमेट्रियम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। ओके, इंडोमेट्रियम फीटस को ग्रोथ करवाने या फिर फीटस की डेवलपिंग में ये जो इंडोमेट्रियम होती है एकदम अंदर वाली लेयर होती है, आपको नाम से पता चल रहा होगा इंडोमेट्रियम, है ना। इंडोमेट्रियम दैट लाइंस द यूटेराइन कैविटी। तो यार ये जो इंडोमेट्रियम होती है ना ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। अच्छा, आपको पता है ना कि ये जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रही हूँ, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है उसमें जो बेस्ट मटेरियल निकलते हैं ना ये इंडोमेट्रियम के ही होते हैं। इंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स होती हैं, इंडोमेट्रियम की ही फैट बॉडी। इसी साइक्लिक चेंजेस के इसी इंडोमेट्रियम में ही कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बाहर हो जाते हैं। ओके, बातें समझ में आ रही हैं सारी, मैं क्या बोल रही हूँ। और अगर प्रेगनेंसी टाइम में भी ये इंडोमेट्रियम में जो है कुछ सारे चेंजेस होते हैं जो कि एक बेबी को अच्छे से रखते हैं। ओके, और फिर उसके बाद द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटालिया। अगर फीमेल की एक्सटर्नल जेनेटालिया की बात करें तो जिसमें क्या क्या आता है, मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोइस। मॉन्स प्यूबिस जो कि एक फैटी टिश्यू होता है जो कि एक प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है। और लेविया माइनोरा की बात करें तो ये जो है फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस। तो ये जो है वेजाइना की जो ओपनिंग होती है उसको कवर करता है चारों तरफ से। और अगर वहीं पे लेविया माइनोरा की बात करें तो लेविया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द, ये जो है एक टिश्यू होता है जो कि पेयर में होता है, फोल्ड होता है और कहाँ पे होता है, लेविया मेजोरा के नीचे होता है, अंडर द लेविया मेजोरा। लेविया माइनोरा कहाँ पे होता है, अंडर द लेविया मेजोरा। और वहीं पे अगर हम देखें हाइमेन, तो हाइमेन जो होती है एक पतली सी लेयर होती है जो वेजाइना की ओपनिंग को कवर करके रखती है ऐसा। और जो ये हाइमेन होता है, हाइमेन को जो है वर्जिनिटी का इंडिकेटर माना जाता है। बट हाँ याद रखिएगा ये जो है एक रियलेबल इंडिकेटर नहीं हो सकता है वर्जिनिटी का, बिकॉज ऑफ साइकिलिंग या फिर रेसलिंग, रनिंग, इन सब के दौरान भी ये हाइमेन रप्चर हो सकती है। लेकिन हाँ ऐसा माना जाता है कि ये हाइमेन जो है, हाइमेन वर्जिनिटी का एक इंडिकेटर होता है जो कि फर्स्ट क्वाइट्स के समय पे रप्चर हो जाता है। लेकिन हाँ आपकी एनसीईआरटी पे साफ साफ दिया गया है कि ये हाइमेन जो है रेसलिंग, साइकिलिंग या फिर रनिंग के दौरान भी रप्चर हो सकता है। तो हाइमेन इज़ नॉट रियलेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, याद रखिएगा। ओके, अब आगे चलते हैं हम। और यहाँ पे जो है आप मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम देख रहे हैं। तो यार ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट से बना होता है। और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे पहली बात तो आप ढेर सारा इसमें फ़ैट होता है, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया वेरिएबल फैट्स होते हैं। मेमोरी लोब देख रहे हैं, यहाँ पे आप मेमोरी एल्वुलस देख रहे हैं। मेमोरी एल्वुलस की जो सेल होती हैं, ये जो मेमोरी लोब है,
ये जो मेमोरी लोब है, मेमोरी लोब मिलके क्या बनाते हैं, मेमोरी एल्वोलस बनाते हैं। याद रखिएगा, मैं वापस से बोल दे रही हूँ, मेमोरी लोब क्या बनाते हैं, मेमोरी एल्वोलस बनाते हैं। मेमोरी लोब इकट्ठा होकर मेमोरी एल्वोलस बनाते हैं। और ये जो मेमोरी एल्वोलस होते हैं, मेमोरी एल्वोलस की जो सेल होती हैं ये किसका सिक्रेशन करती हैं, मिल्क का। मैं वापस से बोल दे रही हूँ, मेमोरी एल्वोलस की जो सेल होती हैं ये मिल्क का सिक्रेशन करती हैं। और ये जो मिल्क होता है ये स्टोर कहाँ होता है, इसी मेमोरी एल्वोलस में। मेमोरी एल्वोलस में मिल्क स्टोर होता है। लेकिन अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसे एल्वोलस के सेल से सिक्रेशन होता है। फॉर्मेशन, मिल्क का फॉर्म, ये इनकी सेल करती हैं। और यहाँ पे आपको मेमोरी डक्ट देखने के लिए मिल रहा होगा। मेमोरी डक्ट का काम क्या होता है, मेमोरी डक्ट इंक्लूड होके क्या बनाती है, एम्पुला बनाती हैं। फिर उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट देखने के लिए मिल रहा होगा। लैक्टिफेरस डक्ट से क्या होता है कि सक करके मिल्क को बाहर निकाल लिया जाता है निप्पल के थ्रू। और यहाँ पे आप जो है एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो निप्पल होता है इसमें ढेर सारी ओपनिंग होती है, कोई एक ओपनिंग नहीं होती है। और यहाँ पे ढेर सारी ओपनिंग क्यों होती है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपको लैक्टिफेरस डक्ट ढेर सारी देखने के लिए मिल रही हैं। और जो ये लैक्टिफेरस डक्ट देखने के लिए मिल रही है, आखिर ओपनिंग यहीं पे तो है। तो यार ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टर ऑफ ऑल फीमेल मैमल। तो यार ये बात तो है, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि मेमोरी ग्लैंड किसका कैरेक्टर है, मैमल्स का, मैमल्स फीमेल का कैरेक्टर मेमोरी ग्लैंड। ओके, मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो पेयर में होते हैं, जिसमें आपको ग्लैंडुलर टिश्यू और बैरियल अमाउंट में फैट देखने के लिए मिलेगा। और जो ये मेमोरी ग्लैंड होती है ना, इनमें जो है जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था कि उसमें मेमोरी लोब्स होते हैं। क्या होते हैं, मेमोरी लोब्स होते हैं। और मेमोरी लोब्स कितने होते हैं, 15 से 20 होते हैं। 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। और उसमें जो है ये जो मतलब ये कंटेन होके इनका क्लस्टर बन के, ये जो मेमोरी लोब होते हैं ये इकट्ठा होके क्लस्टर बना के इनकी जो सेल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं। तो ये जो एल्वुलाई होते हैं, ये जो एल्वुलाई सेल होती हैं ये क्या सिक्रेट करती हैं, मिल्क को सिक्रेट करती हैं। और ये जो मिल्क है, मिल्क चलो ठीक है सिक्रेट तो हो गया, लेकिन जो है मिल्क को स्टोर कहाँ पे होता है, मिल्क का स्टोर कहाँ पे होता है, तो ये एल्वुलाई में स्टोर होता है मिल्क। ओके, याद रखिएगा। ये जो है एल्वुलाई की कैविटी, यहाँ पे आप देख रहे हैं इन द कैविटी ऑफ एल्वुलाई, जिसे क्या बोलते हैं, ल्यूमेंस बोलते हैं। ये जो है एल्वुलाई कैविटी में स्टोर होती हैं। द एल्वुलाई ओपन मेमोरी ट्यूब्यूल्स, अभी आपने डायग्राम में देखा था, मेमोरी ट्यूब्यूल देखने के लिए मिला था, जो कि कहाँ पे ओपन होते हैं, मेमोरी डक्ट में ओपन होती है। और वो कहाँ पे ज्वाइन होती हैं, और कहाँ पे ज्वाइन होती हैं और कहाँ पे ओपन होती हैं, एम्पुला विच कनेक्ट टू लैक्टिफेरस डक्ट। और फिर उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट से क्या होता है, और फिर क्या होता है कि सक करके मिल्क को बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, इतनी बातें समझ में आई या नहीं, बातें समझ में आई। मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया, क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने आनी चाहिए यार, बातें समझ में आनी चाहिए। आ रही है ना बातें समझ में, तो चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और हम क्या पढ़ते हैं, गैमेटोजेनेसिस। देखते हैं गैमेटोजेनेसिस में क्या क्या है। ओके, डू यू नो मीन्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, आपको पता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, मेल का प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है, टेस्टिस, एंड फीमेल का प्राइमरी ऑर्गन क्या है, ओवरी है ना। फीमेल का प्राइमरी ऑर्गन क्या है, ओवरी है। तो यहाँ पे जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे वो कौन कौन से होंगे, स्पर्म एंड ओवम। ये दोनों कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस एंड ओवरी से ये दोनों गैमेट प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो दोनों गैमेट प्रोड्यूस होंगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। तो अगर मेल में हो रहा है तो मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो स्पर्म के जो ये टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, इमेच्योर, ध्यान रखिएगा, इमेच्योर मेल जर्म सेल, इमेच्योर, जब मेल जर्म सेल इमेच्योर होती है तो वो क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू क्या होता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करती है। ओके, ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, ध्यान रखिएगा, जो स्पर्मेटोगोनिया होती है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो यार आपको तो याद ही होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपने कहाँ पे देखा था, अभी लास्ट वाली स्लाइड में पीछे आप पढ़ के आए हो कि टेस्टिस होता है, टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है,
टेस्टिस कितने होते हैं? 2 होते हैं। टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने प्रेजेंट होते हैं आपको पता होना चाहिए। और टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या होता है? ये जो होते हैं माइटोटिक डिवीज़न करके क्या करते हैं? नंबर में इंक्रीज़ हो जाते हैं। माइटोटिक डिवीज़न करके नंबर में इंक्रीज़ हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, जितनी स्पर्मेटोगोनियम होती हैं वो कैसे होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। और क्रोमोसोम नंबर कितना होता है इनका? 46 होता है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 46 होता है। और क्या होता है कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बोलते हैं। तो भाई ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न में पार्टिसिपेट करते हैं एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं विच हैव ओनली प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट जो होता है, मैं वापस से बोल दे रही हूँ, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट क्या करेगा? माइटोटिक डिवीज़न में पार्टिसिपेट करेगा, देन क्या फॉर्म करेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट। और फिर उसके बाद क्या होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट सेकेंड म्यूसिस में पार्टिसिपेट करेगा। देखिए एक बार ज़रा ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया होता है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? ये इमेच्योर होता है। ये कैसा होता है? स्पर्मेटोगोनिया इमेच्योर होता है। और फिर ये क्या करता है? माइटोटिक डिवीज़न में पार्टिसिपेट करके ये खुद को नंबर में इंक्रीज कर लेता है। ओके, इतना समझ में आ रहा है? आना चाहिए। ये जब नंबर में खुद को इंक्रीज कर लेता है तो फिर इसमें से क्या होता है? ओनली सम सेल, कुछ सेल क्या करती हैं? मियोसिस में पार्टिसिपेट करती हैं। किस में पार्टिसिपेट करती हैं? मियोसिस में पार्टिसिपेट करती हैं। ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा फोकस लगा के दिमाग को जो है अपने कंसंट्रेट करके बैठिएगा, क्योंकि ये चार्ट जो है, इस चार्ट से ना यहाँ पे ये जो दुनिया भर की थ्योरी लिखी हुई है ना, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाने वाली हैं। थोड़े में आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है। दैट्स वाई आप जो है अपने कंसंट्रेशन को बना के रखिएगा, दाएँ बाएँ ज़्यादा मत करिएगा। ओके, तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो कुछ सेल होंगी ये क्या करेंगी? ये जो है मियोसिस में पार्टिसिपेट करेंगी। फिर उसके बाद ये जो कुछ सेल मियोसिस में पार्टिसिपेट करेंगी, इन्हें हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बोलेंगे। इन्हें हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट। तो अभी जो है यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, ये जो है मियोसिस फर्स्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। मियोसिस फर्स्ट में जब ये पार्टिसिपेट कर रहा है तो ध्यान रखिएगा इसके पास क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? यहाँ पे इसके पास क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे इसके पास क्रोमोसोम नंबर 46 है। एंड देन ये क्या करेगा? मियोसिस फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस मियोसिस फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया, देन क्या बनाया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा उसके बाद क्या फॉर्म होगा? आगे देखते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट बन गया। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट में अगर अब जो है आपसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट में क्रोमोसोम का नंबर पूछ लिया जाए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इंपॉर्टेंट होती है कि क्रोमोसोम नंबर कब कहाँ पे कितने होते हैं। ओके, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट में क्रोमोसोम नंबर कितने रह रहे हैं? कितने हैं मतलब 46। एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट में क्रोमोसोम नंबर कितने बच रहे हैं? 23। जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा था, ये क्या हो जाता है? क्रोमोसोम नंबर इसका कम हो जाता है। ओके, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट के बाद ये जो है मियोसिस सेकेंड में पार्टिसिपेट करेगा। मियोसिस सेकेंड में ये जब पार्टिसिपेट करेगा तो ये फॉर्म करेगा, स्पर्मेटिड का फॉर्म करेगा। ये किसका फॉर्मेशन करेगा? स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करेगा। और स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम नंबर कितने? 23। याद रखिएगा, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होने वाला है। स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम नंबर कितने होने हैं? 23। ओके, तो यहाँ पे जो है आप ज़रा ये याद रखिएगा, स्पर्मेटिड के बाद क्या फॉर्म होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। तो यार याद रखिएगा, स्पर्मेटिड से स्पर्म में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं?
याद रखिएगा, स्पर्मेटिड से स्पर्म में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, याद रखिएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है फिर वही सारी बातें दी गई हैं जो कि अभी आपने, जो मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझाई, वही सारी बातें दी गई। सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट के पास कितने क्रोमोसोम नंबर बचेंगे, 23 क्रोमोसोम नंबर बचेंगे। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट क्या करेगा, सेकेंड मियोसिस में पार्टिसिपेट करेगा, देन क्या फॉर्म होगा, स्पर्मेटिड फॉर्म होगा। स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम नंबर उतने ही रहेंगे, 23 ही रहेंगे। और फिर उसके बाद स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म में फॉर्म होने की जो प्रोसेस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। सिंपल सी बात है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी और आनी भी चाहिए। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, ध्यान रखिएगा। ओके, एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस स्पर्मिएशन। तो यार होप है आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे ज़रा देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो याद रखिएगा, ये तो स्पर्मियोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कब होता है, प्यूबर्टी पे होता है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज पे होता है। और ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं, GnRH हार्मोन जो देख रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, GnRH। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन होता है कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से रिलीज होता है। दैट्स वाई हम इसे क्या बोल सकते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी बोल सकते हैं। ओके, याद रखिएगा। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट इंटीरियर, और ये जो है ये कहाँ पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। जो कि और ये जो दो गोनेडोट्रोपिन ये जो गोनेडोट्रोपिन होते हैं ये दो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, स्टिमुलेट करता है। दो गोनेडोट्रोपिन कौन कौन सा, LH एंड FSH। LH मीन्स ल्यूटिजाइंग हार्मोन एंड FSH बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये LH एंड FSH बोथ आर रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, याद रखिएगा। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं यार, मैं जो कि आपको बोल भी दे रही हूँ कि हाँ ये चीज़ें आप याद रखिएगा, तो याद रखिएगा। ओके, ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है गोनेडोट्रोपिन के स्टिमुलेट होने से क्या रिलीज कर रहा है, LH एंड FSH, LH ल्यूटिजाइंग एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए यार मैं बार बार वही चीज़ें इसलिए बोल दे रही हूँ जिससे आपको बार बार सुने तो याद हो जाए। ओके, इसलिए मैं वापस से बार बार बोल देती हूँ, अदरवाइज मुझे क्या ज़रूरत है। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि ये जो LH ल्यूटिजाइंग हार्मोन है ये कहाँ पे वर्क करता है, लीडिंग सेल। और यार आपको लीडिंग सेल का काम पता होना चाहिए। लीडिंग सेल ये किसका सिंथेसिस करती है, एंड्रोजन का। अभी यार आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, लीडिंग सेल किसका काम करती है, एंड्रोजन, एंड्रोजन को सिक्रीट करने का। और दूसरी बात ये जो ल्यूटिजाइंग हार्मोन LH होता है, LH ल्यूटिजाइंग हार्मोन, ये और क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उससे भी स्टिमुलेट करता है। और सेकेंड थिंग अगर हम बात करें FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH की अगर बात करें तो ये जो है सर्टोली सेल पे वर्क करता है। एंड जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में कुछ फैक्टर जो हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, उन्हें भी स्टिमुलेट करता है। तो ये जो सर्टोली सेल होती है, सर्टोली सेल पे एक्ट करता है एंड स्पर्मियोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। तो यार आपको पता होना चाहिए कि सर्टोली सेल क्या काम करती हैं, ये क्या काम करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं किसको, द डिवाइडिंग जर्म सेल को। कौन सेल, लीडिंग सेल, सर्टोली सेल। और लीडिंग सेल का काम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये डायग्राम आप देख लीजिए जहाँ पे आपको स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, ये सारी चीज़ें बेल लेबलिंग और बेल डायग्राम में देखने के लिए मिल रही हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है। तो यार फर्स्ट थिंग तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पर्म होता है कितने पार्ट में डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो देख रहे हैं इसकी आउटर कवरिंग है,
सिंपल सी बात है। एंड यहाँ पे कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है एक्रोसोम। एक्रोसोम कैसा है? कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो किस में हेल्प करता है? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। आप पूछिए फर्टिलाइजेशन में कैसे हेल्प करता है एक्रोसोम? तो ये जो है, ये जो कैप लाइक ऊपर स्ट्रक्चर है, ये जो है ओवम की जो हार्डेस्ट वॉल होती है, आउटर वॉल जो होती है, उस आउटर वॉल को क्या बोलते हैं? जोना पेलोसाइड जो होती है उसे पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। तो अब पूछिए इसमें आखिर ऐसा क्या होता है कि ओवम की हार्डेस्ट वॉल को पेनिट्रेट कर देता है? तो ये जो एक्रोसोम होता है ना, इसमें क्या होता है? एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब आप पूछिए कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो यार लिख लीजिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, जिससे स्पर्म जो है ओवम को पेनिट्रेट कर पाता है एंड फर्टिलाइज कर पाता है। ओके, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहा है। हेड वाले पार्ट में न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें क्या होता है? क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस है तो उसमें क्रोमोसोमल मटेरियल ही होगा। नेक देखने के लिए मिल रहा है और आपको मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए मिलेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या होता है? तो यार आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल में क्यों प्रेजेंट होती है? एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए सेल में प्रेजेंट होती है ना? इतनी बातें तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे भी ये जो स्पर्म है ना, इसको भी एनर्जी की प्रॉपर तरीके से ज़रूरत होती है। पूछे इसको एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? तो देखिए एक क्वाइट्स में ढेर सारे स्पर्म रिलीज होते हैं, तो इनमें जो है कंपटीशन होता है, तो इन्हें जो है रैपिडली मूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो रैपिडली मूवमेंट के लिए इन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यार सिंपल सी बातें हैं। एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, ये जो है इन्हें जो है रैपिडली मूवमेंट स्विमिंग के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और कौन प्रोवाइड करवा सकता है एनर्जी? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यार होप है आपको ये जो यहाँ पे इतनी बातें लिखी गई हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे जो है इस डायग्राम से रिलेटेड यहाँ पे ये सारी बातें लिखी गई हैं। देखिए एक बार आप देख लीजिए अगर आपको नहीं यकीन है तो। यहाँ पे आप देख रहे हैं किसमें डिवाइड है? हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल में। और इसकी आउटर जो लेयर होती है, जो इन्वेलप होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और स्पर्म का जो हेड होता है वो जो है उसमें जो है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कैसा न्यूक्लियस होता है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, जो कि जिसमें क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं। और उसके ऊपर कैसा होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर से एंटीरियर जो पोर्शन होता है, जो इसका एंटीरियर ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या होता है? एक्रोसोम। कैप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? एक्रोसोम होता है, जिसमें एंजाइम होता है, जो किससे फिल्ड होता है? एंजाइम से। और यार आपको तो ये भी पता है कि एंजाइम कौन सा होता है? आप जरा बताइए कौन सा एंजाइम होता है? हाँ, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, है ना? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है? ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है। और मिडिल पीस पे क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, which produce energy for the movement of tail that facilitate sperm motility essential for fertilization। तो यार बस इतनी सी बातें ही तो हैं और ये इतनी सारी बातें आपको पता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग क्वाइट्स 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है एजिकुलेट होते हैं, जिसमें से 60% जो स्पर्म होते हैं वो नॉर्मल सेपेंट साइज के होते हैं। एंड अगर वहीं पे बात की जाए 40% स्पर्म जो होते हैं वो वेगेरियस मोटेलिटी के होते हैं। और ध्यान रखिएगा एक नॉर्मल क्वाइट्स में, नॉर्मल फर्टिलिटी में जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो कितने नंबर में होते हैं? 200 से 300 मिलियन में। और ये परसेंटेज भी याद रखिएगा, 60% जो स्पर्म होते हैं वो नॉर्मल सेपेंट साइज के होते हैं और जो 40% स्पर्म होते हैं वो वेगेरियस मोटेलिटी के होते हैं। और यार फर्टिलाइजेशन के लिए इतना जो ये परसेंटेज है इतना होना ज़रूरी है। और अगर इससे लेस होता है, इससे मिनिमम परसेंटेज होता है, इट मीन्स द मेल इज़ नॉट फर्टाइल। ओके, तो याद रखिएगा। और ये जो स्पर्म रिलीज़ होता है ये कहाँ से रिलीज़ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ होने के बाद कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? ज़रा देखिए आप। तो स्पर्म जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ होने के बाद किसके? एसेसरी डक्ट के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट करता है। और कहाँ? सिक्रेशन ऑफ एपिडाइमिस, वसा डिफेंसिया, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर इसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटेलिटी ऑफ स्पर्म। तो याद रखिएगा। ओके, द सेमाइनल प्लाज्मा along with the sperm constitute the semen। और हाँ याद रखिएगा सीमेन और जो स्पर्म होता है इन दोनों में डिफरेंस रखिएगा।
सीमेन क्या होता है एंड स्पर्म क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि स्पर्म इज़ अ ओनली एंड ओनली कंपोनेंट ऑफ सीमेन। सीमेन का कंपोनेंट होता है स्पर्म। एंड जो हार्मोन टेस्टिकुलर हार्मोन होता है, टेस्टिकुलर हार्मोन कौन सा, एंड्रोजन। एंड्रोजन मेंटेन द फंक्शन ऑफ एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड। तो यार ये तो बात रही स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, बट अगर हम मतलब कि टेस्टिस से मीन्स मेल में जो है स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है। अगर हम बात करें फीमेल की ओवरी की, तो उसमें oogenesis कैसे होती है, ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, तो इतनी बातें हो पे आपको समझ में आई होंगी और यार आना भी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैच्योर फीमेल गैमेट। यहाँ पे ज़रा वर्ड ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो ये गैमेट होता है, गैमेट क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो फीमेल का होता है वो क्या होता है, ओवरी होता है। तो ओवरी से कौन सा गैमेट रिलीज होता है, याद रखिएगा, ओवम। तो यहाँ पे जो है इसे क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, oogenesis। और हमेशा याद रखिएगा कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है एंड oogenesis होता है, इन दोनों में बराबर डिफरेंस होता है। डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, स्पर्म जो प्रोड्यूस होता है, मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो एट द प्यूबर्टी एज होता है, प्यूबर्टी की एज पे होता है। और अगर वहीं पे बात की जाए oogenesis की, हम oogenesis की बात करें तो ये इम्ब्रियो स्टेज पे ही स्टार्ट हो जाता है। इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम में ही oogonia का फॉर्मेशन हो चुका होता है। और याद रखिएगा इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम में मतलब कि जब एट प्रेगनेंसी टाइम में जब किसी फीमेल फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसी टाइम पे oogonia फॉर्म हो चुकी होती है, उसी टाइम में oogonia का फॉर्मेशन हो जाता है। और याद रखिएगा आफ्टर बर्थ कोई भी oogonia जो है ऐड नहीं होती है और ना ही कोई oogonia फॉर्म होती है। बातें समझ में आ रही हैं आपको मेरी? वर्ड टू वर्ड ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहिएगा, क्या क्या बोला जा रहा है आपसे। ओके, बातें ध्यान से सुनिएगा। तो जो अगल बगल डिस्ट्रैक्शन हो ना, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। अभी मैं क्या बोल रही हूँ बस उस पर फोकस करिए, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ कि देखिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो एट प्यूबर्टी स्टेज होता है। और अगर oogenesis की बात करें तो इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम में ही oogonia का फॉर्मेशन हो जाता है। और आफ्टर बर्थ ना तो कोई oogonia नई फॉर्म होती है और ना ही कोई नई oogonia ऐड होती है आफ्टर बर्थ। और क्या होता है कि मतलब बर्थ से लेके फीमेल में प्यूबर्टी स्टेट तक क्या होता है, ढेर सारी oogonia क्या होती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, बर्थ से लेके प्यूबर्टी स्टेज तक ढेर सारी oogonia क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। और क्या बोलते हैं कि जब प्यूबर्टी स्टेज आती है तो 60,000 से लेके 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल ही बचते हैं। प्राइमरी फॉलिकल अब किसे बोला जा रहा है मैं वापस से आपको बता रही हूँ। ओके, ये जो oogonia सेल होती हैं ये क्या करती है, माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट कर देती हैं। और जब माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट कर देती हैं तो ये क्या होती हैं, टेम्परेरी अरेस्ट हो जाती हैं। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte बोलते हैं। याद रखिएगा ये अभी भी प्यूबर्टी स्टेज पे नहीं हो रहा है, ये मान के चलिए चाइल्ड एज या फिर उसके पहले चाइल्ड एज कह लीजिए, ये प्राइमरी oocyte की। यहाँ पे जो ये माइटोटिक डिवीज़न जब स्टार्ट होता है तो ये टेम्परेरी अरेस्ट हो जाती हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte जो होती हैं, और जितनी भी प्राइमरी oocyte होती हैं उनके चारों ओर से एक ग्रेनुलोसा सेल की लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। और ये जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं ना, यही डिजनरेट होते हैं। ये जो मतलब यही इस टाइम तक तो मतलब बर्थ से लेकर प्यूबर्टी स्टेज तक ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं। ग्रेनुलोसा मतलब प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है ये सब चल रहा है। ओके, तो ये अभी मैं आपको चार्ट में दिखाती हूँ तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा।
तो अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो परेशान मत होइएगा, अभी मैं आपको चार्ट में दिखाती हूँ तो वहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप बस इतना जानिए कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल है यही डिजनरेट होता है। तो ए लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डिजनरेट ड्यूरिंग द फेज ऑफ फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। तो ये प्राइमरी फॉलिकल ही डिजनरेट होता है। और प्यूबर्टी स्टेज तक कितने फॉलिकल बचते हैं, नंबर याद रखिएगा, 60,000 से 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल रेडी है, प्राइमरी फॉलिकल रेडी है, अब प्यूबर्टी की स्टेज के बाद जो होना होगा सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी oocyte में। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं ये कब होंगे, ये प्यूबर्टी के एट प्यूबर्टी स्टेज पे होंगे, ये प्यूबर्टी की स्टेज पे होंगे। ओके, प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। तो आपको पता है ये कि ओवरी जो है वो पेयर में होती है, तो दोनों ओवरी में इतने इतने बचते हैं, ये सारी बातें दी गई। ओके, और फिर उसके बाद अभी जो है प्राइमरी फॉलिकल बचा ही था, मतलब जो बचे कुछ प्राइमरी फॉलिकल हैं, कितने नंबर में बचे हैं वो तो आपको पता ही है। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ना, इस पे जो है ग्रैनुलोसार सेल की लेयर और सराउंड होने लगती है, ग्रैनुलोसार सेल की लेयर। और ये जो न्यू थीका होता है, ये जो न्यू थीका होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि टर्सरी फॉलिकल में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत टर्सरी फॉलिकल में चेंज हो जाएगा। तो फिर आपको टर्सरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने के लिए मिलेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो थीका लेयर होती है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो थीका लेयर होती है उसकी इनर थीका को क्या बोलते हैं, इंटरना बोलते हैं। एंड एक्सटर्नल आउटर, मतलब एक्सटर्नल वही आउटर थीका को क्या बोलते हैं, एक्सटर्ना बोलते हैं। इनर थीका को क्या बोलते हैं, इंटरना बोलते हैं। आउटर थीका को एक्सटर्ना बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि ये जो टर्सरी फॉलिकल होता है, देखिए सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ था। तो जो टर्सरी फॉलिकल होता है, टर्सरी फॉलिकल में, बातें ध्यान से सुनिएगा, टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte जो होता है, टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte ग्रो करता है एंड मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करता है। ओके, ये क्या करता है, टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte ग्रो करता है एंड माइटोटिक फर्स्ट कंप्लीट करता है। ओके, बातें समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पे जो ये माइटोटिक फर्स्ट जो कंप्लीट होता है, यहाँ पे जो ये एक अनइक्वल डिवीज़न होता है, ये जो माइटोटिक फर्स्ट कंप्लीट होता है ना, फर्स्ट डिवीज़न, माइटोटिक फर्स्ट डिवीज़न कंप्लीट होता है, ये ना एक अनइक्वल डिवीज़न होता है। अनइक्वल डिवीज़न मीन्स मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। यहाँ पे जो है एक लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन, अब देखिए सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, एक टिनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। एक तो सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है जो कि कैसा होता है, लार्ज होता है, लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। एंड और क्या होता है, एंड सेकेंड नंबर पे टिनी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, एकदम छोटी सी टिनी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे जो है सेकेंडरी जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न कंप्लीट होता है, किस में कंप्लीट होता है, टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte का मियोसिस फर्स्ट, माइटोटिक फर्स्ट कंप्लीट होता है, जिसमें जो oocyte होता है वो ग्रो भी करता है और क्या करता है, मियोटिक डिवीज़न फर्स्ट कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे जो डिवीज़न होता है ये अनइक्वल होता है। अनइक्वल कैसे होता है, सेकेंडरी oocyte जो कि लार्ज होता है और लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनता है, और यहाँ पे टिनी पोलर बॉडी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको प्राइमरी फॉलिकल देखने के लिए मिल रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, तो और यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल आपको देखने के लिए मिल रहा है। सेकेंडरी फॉलिकल जस्ट कन्वर्ट हो जाता है टर्सरी फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, एंट्रम, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी वही है ये एंट्रम। और यहाँ पे आप जो है क्या देख रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल देख रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल में फिर क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, ओव्यूलेशन करेगा। तो ओव्यूलेशन जब करेगा, अभी आगे आपको मैं समझाती हूँ। ओव्यूलेशन, तो जब ये ओव्यूलेशन होता है तो ना, अभी आपने क्या देखा था कि जो है टर्सरी फॉलिकल, यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल में क्या कंप्लीट हो रहा था, प्राइमरी oocyte अपना ग्रो भी कर रहा था एंड माइटोटिक फर्स्ट कंप्लीट कर रहा था, है ना, माइटोटिक फर्स्ट कंप्लीट कर रहा था। तो जिसमें क्या फॉर्म हो रहा था, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा था।
जाएगा। तो अब ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है, ये ग्रेफियन फॉलिकल मीन्स ये मैच्योर हो चुका है, ये फॉलिकल, ये जो फॉलिकल है ये मैच्योर हो चुका है, तब हम इसे क्या बोल रहे हैं, ग्रेफियन फॉलिकल। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या करेगा, ओव्यूलेशन करेगा। जब ये ओव्यूलेशन करेगा ना, तो ये जो ओवम है ना, ओवम इज नथिंग बट सेकेंडरी oocyte। तो ये जो ओवम होता है ये कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी oocyte होता है। और जब ये ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवम बाहर आ गया, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, तो ये जो बचा खुचा मटेरियल होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस लूटियम में। इतनी सी बातें हैं, समझ में आई होंगी, है ना, समझ में आना भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये टर्सरी फॉलिकल जो होता है ये मैच्योर होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल। आप चाहे इसे मैच्योर फॉलिकल बोल लीजिए या फिर ग्रेफियन फॉलिकल बोल लीजिए। और जो ये सेकेंडरी oocyte होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओवम के ऊपर एक हार्डेस्ट लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्डेस्ट मेम्ब्रेन होती है, हार्डेस्ट लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसाइड बोलते हैं, जिसे क्या करता है, स्पम पेनिट्रेट करने के लिए, स्पम जो है स्पम के पास पेनिट्रेट करने के लिए क्या होता है, एक्रोसोम, कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम होता है। देखिए मैं सारे नाम इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि जिससे आपको पता रहे, बार बार सुनने से याद हो जाएगा आपको। ओके, जो स्पम पे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उस पर क्या होता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या होता है, एक्रोसोम में अभी मैंने आपको बताया है। एक्रोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो कि ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके ऊपर, ओवम के ऊपर हार्डेस्ट जोना पेलोसाइड मेम्ब्रेन होती है, हार्डेस्ट लेयर होती है। तो यहाँ पे देखिए द सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलोसाइड। तो यार मैंने आपको बताया ना कि ये जो ओवम होता है इट्स नथिंग बट सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte पे अगर जोना पेलोसाइड है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ओवम पे जोना पेलोसाइड है, बस वही बात है, सिंपल सी बात है ना। द ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रप्चर। हाँ, जब ग्रेफियन फॉलिकल, अब जो है ग्रेफियन फॉलिकल मीन्स मैच्योर हो चुका है, फॉलिकल मैच्योर हो चुका है और फिर उसके बाद सेकेंडरी oocyte भी ग्रो कर चुका है। तो अब क्या होगा, कि ओव्यूलेशन होगा और सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। बस इतनी सी बात है। अभी यहाँ पे आप डायग्राम में ज़रा देखिए, डायग्राम में अब यहाँ पे जो देख रहे हैं ये कौन से सेक्स और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से फॉर्म हो रहा है, टेस्टिस मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, oogenesis हो रहा है। इट मीन्स ये फीमेल की बात की गई है, यहाँ पे मेल की बात की गई, यहाँ पे टेस्टिस की बात की गई है, यहाँ पे ओवरी की बात की गई है। समझ में आ रही होंगी सारी बातें। तो यहाँ पे देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना बोला जा रहा है, स्पर्मेटोगोनिया इट मीन्स ये इमेच्योर है एट प्यूबर्टी स्टेज। यहाँ पे जो है स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्टार्ट होता है एट प्यूबर्टी स्टेज से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया कहाँ से फॉर्म होता है, ज़रा एक बार आप बताइए तो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, आया ना समझ में, हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ये माइटोसिस में पार्टिसिपेट करता है एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बनाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट बनाता है। अब आप ये बताइए ज़रा कि क्रोमोसोम नंबर कहाँ पे कितने हैं, क्रोमोसोम नंबर। तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट पे 46 एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट पे 23। तो हाँ, तो अब आगे 23 ही रहेगा। तो अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट है सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा एंड किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करेगा। और यार याद रखिए कि आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम ज़रा नंबर बताइए, क्रोमोसोम का नंबर ज़रा बताइए। तो 23 आपको तो ऑलरेडी पता है, तो बस बन गई बात। और हाँ, ये भी पूछा जाएगा आपसे कि ये जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो तुरंत आप बोलोगे कि स्पर्मियोजेनेसिस। इसे क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। बस सिंपल सी बातें हैं, आपको समझ में आ गई। बस हो गया स्पर्म का फॉर्मेशन। और वहीं पे अगर हम oogenesis की बात कर लें तो oogenesis जो होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, oogonia।
oogonia ये जो है फीटल लाइफ से ही स्टार्ट हो जाता है, oogonia फीटल लाइफ में, फिर उसके बाद माइटोसिस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करेगा। तो उसके बाद ये प्राइमरी oocyte अब यहाँ पे बर्थ के बाद या फिर चाइल्डहुड बचपन में जो है, फिर उसके बाद प्राइमरी oocyte जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा तो सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी oocyte वही फिर जो है आफ्टर ओव्यूलेशन ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कब कन्वर्ट होगा, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कब कन्वर्ट होगा, प्यूबर्टी स्टेज पे। ओके, फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी oocyte के बाद क्या होगा, दो अनइक्वल डिवीजन होंगे। कौन कौन सा, एक सेकेंड टीनी पोलर बॉडी बनेगी एंड दूसरा सेकेंडरी oocyte, वही मीन्स ओवम का फॉर्मेशन होगा। तो यार होप है बातें आपको इतनी समझ में आई होंगी, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis दोनों आप समझ गए। अब हम क्या पढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल, होप है आप सारी बातें समझ गए होंगे और यार समझ में आना चाहिए। और इतनी देर से बोलते बोलते ना मेरा गला दर्द होने लगा है, तो यार आप ज़रूर समझिए, फोकस पूरा यहीं पे रखिए, विद कंसंट्रेशन बैठिए। तो ऐसा ना हो कि यहाँ बोलते बोलते मेरा गला दर्द होने लगे और आपको समझ में ही ना आए, तो यार ऐसा मत करिएगा। ओके, तो यहाँ पे अभी हम क्या देखते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ये फीमेल प्राइमेट्स होता है। और कहाँ कहाँ पे देखने के लिए, मतलब किन किन एनिमल्स में देखने के लिए मिलता है, मंकीज़, एप्स और ह्यूमन फीमेल्स में देखने के लिए, ह्यूमन की फीमेल में देखने के लिए मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, और जो बाकी के जानवर होते हैं, बाकी के जो एनिमल होते हैं, उनमें क्या देखने के लिए मिलता है, उनमें जो उनकी जो मतलब जो अदर फीमेल्स जो होती हैं उनमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, एस्ट्रस साइकिल देखने के लिए मिलता है। तो ये जो एस्ट्रस साइकिल होता है ना, ये मतलब पर्टिकुलर सीजन के लिए होता है, पर्टिकुलर सीजन, जैसे कि काऊ हो गई, बफेलो हो गए, तो ये सब पर्टिकुलर सीजन के हिसाब से रिप्रोडक्शन करते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सीजन के हिसाब से होता है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जहाँ पे आपको एस्ट्रस साइकिल देखने के लिए मिलेगा, ये पर्टिकुलर सीजन के लिए होता है। और जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने के लिए मिलेगा, ये कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? हाँ, आनी चाहिए। ओके, और हाँ, तो ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और ये सारे जो मंकी ऐप आप देख रहे हैं, ये सब, इनमें इसे क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। और जब एट प्यूबर्टी स्टेज पे जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब बिगनिंग होता है एट प्यूबर्टी स्टेज पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मीनार्की बोलते हैं। मीनार्की एंड 50 की एज पे जो है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। और ये जो साइकिल होता है पूरा ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन का, ह्यूमन फीमेल में ये जो पूरा साइकिल होता है मेंस्ट्रुएशन का, ये कितने दिन का होता है, 28 से 29 दिन का। और फिर 28 से 29 दिन के बाद न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ओव्यूलेशन होता है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये मतलब कि एक नए ओवम के रिलीज़ होने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है। और ये जो ओवम का रिलीज़ होना होता है, मतलब कि ये जो ओव्यूलेशन होता है ये कब होता है, तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 से 29 दिन का, इनके मिड में होता है। जब क्या होता है कि जो हार्मोन वगैरह होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये सब LH FSH हार्मोन देखा ना आपने, तो ये जो LH ल्यूटिजाइंग एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, ये सब पीक लेवल पे होते हैं। FSH हार्मोन एंड LH हार्मोन पीक लेवल पे होते हैं कब, 28 से 29 दिन के मिड पे, 14th या 15th डे पे ये सारे हार्मोन जो होते हैं पीक लेवल पे होते हैं। तो क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है भाई, ओव्यूलेशन होता है। आगे ज़रा देखिए, यहाँ पे आपको चार्ट में समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है आप FSH देख रहे हैं, LH देख रहे हैं, तो ये जो मिड का है, यहाँ पे 14th या 15th डे है जहाँ पे, तो ये जो LH एंड FSH हार्मोन होते हैं ये पीक लेवल पे होते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं ये जो है पीक लेवल पे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट डे, सेकेंड डे, ये जो फॉलिकल है, ये फॉलिकल क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में क्या देख रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल तक, मतलब जब मैच्योर हो जाता है फॉलिकल, तो हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, है ना। तो
ब्रेफियन फॉलिकल तक, मतलब ये 13 डेज तक ले लीजिए। फिर उसके बाद क्या हो जाता है 14th या 15th डे पे ये फॉलिकल मैच्योर हो गया रहता है। जो ये सेकेंडरी ऊ साइट होता है, सेकेंडरी ऊ साइट भी पूरा मैच्योर हो जाता है। फिर क्या हो जाता है ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। और उसके बाद जो ये ओव्यूलेशन के बाद ये जो बचता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए ज़रा ये जो ओवेरियन हार्मोन है, ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो ओवेरियन हार्मोन है ना, इनका ज़रा सा डायग्राम देखिए, इनका ज़रा घटने और बढ़ने का लेवल देखिए। ये जो एस्ट्रोजन है ये कब इंक्रीज हो रहा है 14th या 15th डेज पे जब ओव्यूलेशन हो रहा है। तो इन हार्मोन को ज़रा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये जो एस्ट्रोजन होता है, ये जो ओवेरियन फॉलिकल होते हैं ना, यहाँ पे जो आप डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल देख रहे हैं ना, तो ये उनसे रिलीज होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जैसे जैसे फॉलिकल जो है ओवेरियन फॉलिकल जैसे जैसे मैच्योर हो रहा है, एस्ट्रोजन वैसे वैसे ही रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे जब ओव्यूलेशन होता है तो एकाएक जो है ये 14th या 15th डे पे एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है ऊपर चला जाता है, इसका ये जो है बढ़ जाता है ओवेरियन हार्मोन। ओके, फिर वहीं पे अगर आप प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे देख रहे हैं आप नीचे 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 नीचे। फिर यहाँ पे जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन जैसे ही नहीं, मतलब ओव्यूलेशन के बाद जो है ये हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। अब पूछिए ज़रा क्यों? तो वो इसलिए कि ये जो कॉर्पस लूटियम आप देख रहे हैं ना, ये कॉर्पस लूटियम से रिलीज होता है। ये प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस लूटियम से रिलीज होता है। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि दी ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन का लेवल तो एकदम नीचे चला जाना चाहिए ऐसे, तो नहीं यार, क्योंकि यहाँ पे जब ओव्यूलेशन हो गया, बातें ज़रा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे देखिए ओव्यूलेशन हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे नया फॉलिकल भी तो डेवलप हो रहा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे फिर से ये चार्ट आप ऊपर देख रहे हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें ये जो यूटेराइन वॉल है, एंडोमेट्रियम वॉल, ये यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये कौन सी वॉल है? एंडोमेट्रियम वॉल है, जो कि आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद जो कि थिक होना स्टार्ट कर देती है। ये इंडोमेट्रियम वॉल है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। डायग्राम में आप पूरी तरह से समझ चुके हैं, तो वही जो डायग्राम में बातें दी गई थी वही सब बातें हैं। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो कितने दिन का होता है? 3 to 5 डेज का होता है। और हाँ, अगर 3 to 5 डेज से ज़्यादा होता है ये मेंस्ट्रुअल फ्लो 3 to 5 डेज से ज़्यादा होता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ओके, द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन। हाँ यार, याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ना, इसमें किसका ब्रेकडाउन होता है? एंडोमेट्रियम वॉल का होता है, यूटेरस का होता है, इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो कि अभी आपने देखी थी कि थिन से ओव्यूलेशन के बाद थिन से थिक होना स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो ये जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उनका एंड यूटेरस, तो इनका सबका, और यूटेरस की जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनका सबका ब्रेकडाउन होता है, इनका सबका क्षरण होता है, इनका सबका रेट होता है। ओके, ये सब डिजनरेट होती हैं। ओके, और ये जो बेजाइनल ब्लड होते हैं ना, ये जो बेजाइनल ब्लड होते हैं इनमें जो है क्या होता है? एंटी कोगुलेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये लिक्विड में होती हैं, ये कोगुलेट नहीं होती हैं। वेजाइनल ब्लड में एंटी कोगुलेट भी होते हैं जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते हैं, तो याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेंस्ट्रुअल ओनली अकर इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड ओवर। मेंस्ट्रुअल जो है, मेंस्ट्रुएशन कब फ्लो होगा, मेंस्ट्रुएशन कब होगा? सिर्फ और सिर्फ तब जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा। याद रखिएगा, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तभी मेंस्ट्रुअल होगा। ओके, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि मेंस्ट्रुएशन का मिस होना ऐसा भी नहीं है कि ये इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी होता है। मेंस्ट्रुएशन अगर मिस है तो ये ऐसा भी नहीं होगा कि प्रेगनेंसी है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्ट्रेस या फिर बेकार हेल्थ के कारण भी मेंस्ट्रुएशन मिस हो जाता है। तो इसलिए हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि अगर मेंस्ट्रुएशन मिस है तो वो मतलब प्रेगनेंसी का इंडिकेटर ही है। यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है मे बी इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि मे बी इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन मिस हो रहा है और जो फीमेल है वो किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुई है, तब ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो।
मेंस्ट्रुएशन फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकल फेज। जो मेंस्ट्रुएशन होता है, देखिए ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये दो जगह चल रहा होता है। एक तो जो ये फॉलिकल का होता है और दूसरा ओवरी में, दूसरा ओवरी में और एक यूटेरस में, है ना। तो ये जो देखिए यहाँ पे देखिए, the menstrual phase is followed by the follicle phase. During this phase the primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle and stimulatively the endometrium of the uterus regenerate through the प्रोलीफरेशन। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एक तरफ तो ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर हो रहा होता है और दूसरी तरफ ओवरी में क्या होता है, इंडोमेट्रियम, जो इंडोमेट्रियन लाइनिंग होती है यूटेरस की, जो ब्लड वेसल यूटेरस वॉल होती है, उनका सबका रीजनरेशन होता रहता है ना। इतनी बातें समझ में आ रही है। एक तरफ क्या होता है, इंडोमेट्रियल वॉल का डिजनरेट होता रहता है और दूसरी तरफ ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर होता रहता है। इतनी बातें आप समझ लीजिए। एक काम कहाँ चल रहा है, ओवरी में, दूसरा यूटेरस में, ये दोनों जो है साथ साथ होते रहते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस जो होते हैं ये ओवरी एंड यूटेरस के, ये ओवरी एंड यूटेरस में जो चेंजेस होते हैं, ये जो ओवेरियन हार्मोन होते हैं और पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से होते हैं ज़रा बताइएगा आप। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे जो हार्मोन होते हैं उनकी वजह से, उनके सिक्रेशन की वजह से ये सारे चेंजेस होते रहते हैं। और जैसे जैसे LH एंड FSH ल्यूटिजाइन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा, ओके ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे ये दोनों रिलीज होंगे LH एंड FSH, वैसे वैसे क्या होगा कि एस्ट्रोजन रिलीज होने पर फॉलिकल वैसे वैसे ही डेवलप होंगे। बोथ LH एंड FSH अटेन ए पीक लेवल द मिडिल ऑफ साइकिल। ये जो, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में ही दिखाया था, ये दोनों पीक लेवल पे कब होते हैं, जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिड टाइम होता है 14th डे, इसमें जो है ये पीक लेवल पे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, LH सर्ग बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, LH सर्ग बोलते हैं। LH सर्ग इंड्यूस्ड रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज। तो ये जो LH सर्ग होता है, जैसे जैसे देखिए क्या होता है, LH सर्ग हम किसे बोल रहे हैं, LH FSH जब पीक लेवल पे होता है तब क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है और क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है, ओवम बाहर हो जाता है, ओके। और फिर उसके बाद जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो ग्रेफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। मैं वापस से बोल दे रही हूँ, ओव्यूलेशन के बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। वापस से बोल दे रही हूँ, ओव्यूलेशन के बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, ल्यूटियल फेज बोला जाता है। याद रखिएगा कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन इंडोमेट्रियम वॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल होता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन जो होता है इंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल होता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करता है, कब रिलीज करता है, तो आपको पता है कि ओव्यूलेशन के बाद कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है, इंडोमेट्रियम जो है किसके लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होता है, किसके लिए ज़्यादा इसेंशियल होता है, इम्प्लांटेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है प्रेगनेंसी टाइम में, ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी सच एन endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy। तो याद रखिएगा कि इंडोमेट्रियम वॉल जो होती है ये प्रेगनेंसी के लिए और ओवम के लिए, ये वॉल जो होती है काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल होती है, इंडोमेट्रियम वॉल। और ये जो इंडोमेट्रियम वॉल होती है इसको कौन थिक करवाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ओके। तो याद रखिएगा प्रेगनेंसी टाइम पे ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा प्रोसेस होता है, ये सब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है पूरी तरीके से प्रेगनेंसी टाइम पे। और प्रेगनेंसी कब होगी, आपको पता है कि जब ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा। ओवम अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो प्रेगनेंसी कॉज होगी, जिसके लिए इंडोमेट्रियम वॉल का जो है मेंटेन होना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होता है। यार मैं बार बार बोल रही हूँ, बातें ध्यान से सुनिए। देखिए आपको पता है कि ओवम जब फर्टिलाइज होगा,
तो क्या होगा, प्रेगनेंसी लीड होगी। और प्रेगनेंसी के लिए इंडोमेट्रियम वॉल का मेंटेन होना नेसेसरी होता है। और इंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन कौन करवाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेंटेन करवाएगा। और ये प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करता है, कार्पस लूटियम रिलीज करता है। तो होप है इतनी बातें क्लियर होंगी। तो यार होनी भी चाहिए, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए आपको। ओके, अब हम आगे देखते हैं। और अगर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तब क्या होगा कि ये जो कार्पस लूटियम है, कार्पस लूटियम क्या होगा कि डिजनरेट हो जाएगा, कार्पस लूटियम डिजनरेट हो जाएगा। और द केसेस ऑफ डिजनरेशन द इंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। तो ये जो ओवरी की वॉल होगी और जो उसमें की ब्लड वेसल्स होंगी, इंडोमेट्रियम वॉल और ये जो कार्पस लूटियम होगा, ये सब क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा एंड मेंस्ट्रुएशन फ्लो हो जाएगा, मेकिंग ऑफ न्यू साइकिल इन द ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। और फिर यही नई साइकिल का फिर से वापस नई साइकिल का फॉर्म होना क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अराउंड 50 ईयर एज पे, 50 ईयर पे क्या होगा, मीनोपोज होगा। मीनोपोज किसे बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना। और ये जो मिनार्किस है एंड मीनोपोज के बीच का टाइम होता है, ये कौन सा टाइम होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होती है। ये कौन सी फेज होती है, रिप्रोडक्टिव फेज होती है। ओके, तो यार इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। ओके ओके, होप है आपको समझ में आई होंगी सारी बातें। अब हम क्या देखते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं, ये तो आपको पता है कि मेल गैमिट स्पर्म का फीमेल गैमिट ओवम को जो है पेनिट्रेट करना, फ्यूज़ करना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एंड इम्प्लांटेशन की अगर बात करें तो इम्प्लांटेशन भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग में ही ये बात हुई थी कि इम्प्लांटेशन किसे बोलते हैं, एम्ब्रियो का यूटेरस की वॉल में अटैच हो जाना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है ना। तो आगे देखते हैं क्या होता है कि मतलब कॉपुलेशन के टाइम पे, क्वाइट्स के टाइम पे जो सीमेन होता है वो रिलीज़ होता है। और पेनिस के थ्रू क्या होता है, वेजाइना में इंटर करता है, पेनिस के थ्रू वेजाइना में रिलीज़ कर जाता है क्या, सीमेन जो है पेनिस के थ्रू वेजाइना में रिलीज़ होता है। और फिर उसके बाद स्पर्म कहाँ पे मूव करता है, द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, ध्यान रखिएगा, द motile sperm swim rapidly pass through the cervix, enter into the uterus and finally reach the junction of the isthmus and ampulla। और ये एम्पुला कहाँ होता है आपको पता है, ये एम्पुला इस्थमस, ये जो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, यहीं पे होता है फर्टिलाइजेशन। और ये कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ हम आपको डायग्राम में दिखाए थे, दैट्स व्हाई आपको याद होना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं कि स्पर्म जो है वो कहाँ कैसे ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे पहुँच रहा है, तो और कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म जो है रैपिडली मूवमेंट करके कहाँ पे पहुँच रहा है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, जो कि कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। और वहीं पे अब देखिए स्पर्म तो पहुँच गया, अब देखिए ओवम का रिलीज़ होना बाकी है। और ओवम रिलीज़ होगा, ओवम कहाँ से रिलीज़ होता है, ओवरी से रिलीज़ होता है, एज वी नो ओवम ओवरी से रिलीज़ होगा। और फिर उसके बाद ये जो है एम्पुलरी रीजन तक ट्रांसपोर्ट करके जाएगा। ये जो है ओवम एम्पुलरी रीजन तक फर्टिलाइजेशन के लिए ट्रांसपोर्ट करके जाएगा। फिर फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अगर, और हाँ ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन केवल और केवल तब होगा जब ओवम एंड स्पर्म दोनों सेम टाइम पे ट्रांसपोर्ट करें, तभी जो है फर्टिलाइजेशन ओवम एंड एग का फ्यूजन हो सकता है। दैट्स वाई हर कॉपुलेशन प्रेगनेंसी लीड क्यों नहीं करता है, इसी वजह से हर कॉपुलेशन प्रेगनेंसी लीड नहीं करता है। Why not all copulation lead to fertilization and pregnancy? इसीलिए हर कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन नहीं करता है, हर कॉपुलेशन में स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज नहीं करता है। और फिर याद रखिएगा, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ए स्पर्म विद इन एन ओवम कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन, स्पर्म जो है ओवम को फ्यूज करेगा, तो वो तो आपको पता है कि क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब स्पर्म जो है, आपको पता है कि ये जो सेकेंडरी ऊ साइट है, ये क्या है भाई, ये सेकेंडरी ऊ
साइट ही तो है ओवम, सेकेंडरी oocyte ही तो है। इसके चारों तरफ कौन सी वॉल है, जोना पेलोसाइडा। जोना पेलोसाइडा जो होती है ये जो है एक हार्डेस्ट लेयर होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो यहाँ पे आपको कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, ये जो है इसे पेनिट्रेट करेगा और जैसे ही कोई स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो स्पर्म है इसके कांटेक्ट में आया और जैसे ही जोना पेलोसाइट के कांटेक्ट में आया, ये क्या करता है, ये जो है मेम्ब्रेन को चारों तरफ से ब्लॉक कर देता है। एंड यहाँ पे देखिए, ए स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द जोना पेलोसाइड लेयर ऑफ द ओवम, जैसा कि आप 3.10 डायग्राम में देख रहे हैं, जो कि आप डायग्राम में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। इसके बाद से कोई और स्पर्म जो है इसे पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, कोई और स्पर्म किसी एक ओवम को फ्यूज नहीं कर सकता है। बातें समझ में आई? एक स्पर्म केवल एक ओवम को ही फ्यूज करेगा। हालांकि आपने नंबर देखे थे 200 से 300 मिलियन एक क्वाइट्स में, 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक क्वाइट्स में रिलीज होते हैं, इजुकुलेट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि फ्यूज कितने स्पर्म करते हैं, तो ओनली एक स्पर्म, केवल और केवल एक स्पर्म ही ओवम को फ्यूज करता है। ध्यान रखिएगा। द सिक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प विद द इंटीरियर। तो ये सारी बातें तो आपको पता ही है, ये इतनी सारी बातें तो आपको ऑलरेडी ही पता है, तो इसके बारे में बताना ज़रूरी है ही नहीं, आपको पहले से ही पता है। अभी लास्ट वाली स्लाइड में आप देख के आ रहे हो। उसके बाद क्या होता है कि आपने देखा था ना कि सेकेंडरी oocyte में भी तो डिवीज़न होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि जो सेकेंडरी oocyte होता है उसमें माइटोटिक डिवीज़न कब होगा? सेकेंडरी oocyte में माइटोटिक डिवीज़न आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा। सेकेंडरी oocyte में माइटोटिक डिवीज़न फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्यों होगा? क्योंकि स्पर्म जो होता है वो सेंट्रियोल को कंट्रीब्यूट करने देता है। जो स्पर्म होता है वो सेंट्रियोल को कंट्रीब्यूट करता है, देन क्या होता है, सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्म होता है। मैं वापस से बोल दे रही हूँ, देखिए सेकेंडरी oocyte में सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो सेंट्रियोल को कंट्रीब्यूट करता है। एंड क्या होता है, सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ओके, और फिर उसके बाद ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब चलिए ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन अब जो है कैसे इस बात का पता चलेगा कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है एट प्रेगनेंसी टाइम में, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, वो मेल है या फीमेल है, वो फीमेल बेबी है या मेल बेबी है। तो यार मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि जो क्रोमोसोम पैटर्न होता है, ह्यूमन फीमेल का क्रोमोसोम पैटर्न क्या होता है, XX होता है। एंड ह्यूमन मेल का क्रोमोसोम पैटर्न क्या होता है, XY होता है। तो ये जो फीमेल ओवम होगा, ये ओवा जो होगा वो सेक्सुअल एक्टिविटी में कौन सा क्रोमोसोम रिलीज करेगा, X ही, बिकॉज ऑफ इसके पास X ही है। और मेल बॉडी के पास क्या है, X एंड Y है। तो यहाँ पे दोनों के चांसेस हैं। यहाँ पे जो है जो स्पर्म फ्यूज करेगा, अगर X क्रोमोसोम के साथ एक को फ्यूज करता है तो क्या होगा, XX फॉर्म होगा। और अगर Y क्रोमोसोम के साथ एक को फ्यूज करता है तो क्या होगा, XY जाइगोट, मतलब मेल बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप, और हाँ ध्यान रखिएगा 50% चांसेस X के हैं एंड 50% चांसेस Y के हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 50% चांसेस हैं, 50% द स्पर्म कैरी X क्रोमोसोम वाइल द अदर पर्सन carry the Y. After fusion, the male and female gamete, the zygote would carry either XX and XY. मेल फीटस है या फिर फीमेल फीटस है, तो ये किस पे डिपेंड करता है कि स्पर्म कौन सा क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, X क्रोमोसोम कैरी कर रहा है या फिर Y क्रोमोसोम कैरी कर रहा है। ओके, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। द जाइगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू द ए फीमेल बेबी। एंड अगर जो जाइगोट है वो XY ले जा रहा है तो फिर क्या डेवलप होगा, मेल। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो क्रोमोसोमल पैटर्न होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, मेल पे, कि फीमेल जो फीटस है वो फीमेल होगा या फिर मेल होगा। ओके, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज अ जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। ओके, ध्यान रखिएगा। और isthmus आपने कहाँ पे देखा था, फेलोपियन ट्यूब में, आपको पता होना चाहिए। 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमर।
इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर। और फिर उसके बाद अगर एम्ब्रियो 8 से 16 में डिवाइड होता है, उसे क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। मोरुला इज़ अ बंच ऑफ सेल। यहाँ पे आप डायग्राम ज़रा देखिए, डायग्राम में ये डायग्राम अभी यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, फिर उसके बाद हम डायग्राम देखते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इतना पहले आप देख लीजिए ये जो थ्योरी यहाँ पे लिखी है, उसके बाद हम डायग्राम समझते हैं। ओके, द मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइडेड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ये जो मोरुला होता है ये कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है और किस में फॉर्म हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये यूटेरस में फर्दर मूव करता रहता है। और जो ये ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास। की ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। और इनर ग्रुप ऑफ सेल, इसकी जो ब्लास्टोसिस्ट की इनर ग्रुप ऑफ सेल होती है उसे क्या बोलते हैं, इनर सेल मास बोलते हैं। ओके, द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द इंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास। यहाँ पे ये पॉइंट ज़रा ध्यान दीजिएगा, द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच। ये जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है ये किससे अटैच हो जाती है, इंडोमेट्रियम वॉल से। एंड इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो में। तो ये जो इनर सेल मास होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, एम्ब्रियो में। और जो ये ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है ये इंडोमेट्रियम में अटैच हो जाती है। ट्रोपोब्लास्ट लेयर कहाँ पे अटैच हो जाती है, इंडोमेट्रियम में। और जो ये इनर सेल मास होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, एम्ब्रियो में। तो देखिए मतलब कैसे एक मतलब कि फीटस का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं यार। मतलब अच्छे से सुनिए, ये बोरिंग होने वाली जैसे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई बात ही नहीं है। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि यार कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग है या फिर बोरिंग है वो आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप ऐसा थिंकिंग ही क्यों करते हो कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर आपके लिए बोरिंग बन जाए। हमेशा से इंटरेस्टिंग बना के पढ़िए तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे ज़रा सा आप ध्यान दीजिए, मतलब कि कैसे कैसे एक फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। द ब्लास्टोमर्स आर ब्लास्टोसिस्ट एंड अरेंज। तो ये जो मतलब कैसे देखिए, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसकी आउटर लेयर ट्रोपोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और ट्रोपोब्लास्ट कहाँ पे, ये ट्रोपोब्लास्ट जो होता है वो इंडोमेट्रियम वॉल में अटैच हो जाता है। और दूसरी जगह आप देख रहे हैं कि ब्लास्टोसिस्ट का जो ग्रुप ऑफ इनर सेल होता है वो उसको हम किस नाम से जानते हैं, इनर सेल मास। वही बात हुई, ब्लास्टोसिस्ट का जो इनर सेल मास होता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। क्या होता है कि ये जो यूटेराइन सेल होती है ये जो है मतलब जल्दी डिवाइड होके ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है। एज रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम इम्बेडेड इन द इंडोमेट्रियम एंड ऑफ द यूटेरस। तो यहाँ पे ज़रा देखिए, एज रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स इम्बेडेड इन द इंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो यार आपको तो पता ही है कि इम्प्लांटेशन किसे बोलते हैं। मैंने मतलब वन वर्ड में अगर कहा जाए तो एम्ब्रियो का यूटेरस में अटैच हो जाना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। और इम्प्लांटेशन जब होता है तो क्या लीड हो जाती है, प्रेगनेंसी लीड्स हो जाती है, बस बात खत्म। और फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो प्रेगनेंसी में क्या है, प्रेगनेंसी में जो है वो चीज़ें देख लेते हैं। एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में तो इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि ये जो आफ्टर इम्प्लांटेशन, अब इम्प्लांटेशन तो भाई आपको पता ही है कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। इम्प्लांटेशन के बाद जो है आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने के मिलेंगे ट्रोपोब्लास्ट पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक बिलाई देखने बोलते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। ओके, डायग्राम में देखेंगे आप। तो यहाँ पे जो है ये कोरियोनिक बिलाई जो होती है यूटेरस के टिश्यू से जुड़ जाती हैं और क्या करती हैं, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती हैं। सिंपल सी बात है, ये क्या करती हैं, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती हैं। और ये जो प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा जो है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को एम्ब्रियो तक पहुंचाता है। और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो रिमूव करना होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, ये सब भी जो एम्ब्रियो से प्रोड्यूस होता है। तो इसमें सब में ये जो प्लेसेंटा होता है ये हेल्प करता है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द umbilical cord which help in the transport of substance
तो यहाँ पे ये सारी बातें आपने देखी। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो प्लेसेंटा ब्लड होता है और फीटस का ब्लड होता है ना, ये सब अलग अलग होते हैं। और हाँ, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये जो प्लेसेंटा होता है ना, ये किसकी तरह काम करने लगता है, प्लेसेंटा इज डूइंग वर्क लाइक इंडोक्राइन। प्लेसेंटा कैसे काम करता है, इंडोक्राइन के जैसे काम करने लगता है, इंडोक्राइन टिश्यू के जैसे काम करने लगता है। और क्या करता है, हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सा हार्मोन, HCG हार्मोन, HPL हार्मोन। तो यार आपको पता होगा कि जो है यूरिन से प्रेगनेंसी को टेस्ट किया जाता है। यूरिन से क्या, प्रेगनेंसी को टेस्ट किया जाता है। तो उसमें जो मतलब यूरिन में जो मतलब क्या देखते हैं, तो यही जो कुछ प्रेगनेंसी टाइम पे जो हार्मोन रिलीज होते हैं लाइक दैट HCG, HPL, रिलैक्सिन हार्मोन, तो ये सब जो है केवल जो है एक वुमेन में एट प्रेगनेंसी टाइम पे ही निकलते हैं, एट प्रेगनेंसी टाइम पे ही रिलीज होते हैं। तो अगर ये यूरिन में चेक करते हैं कि अगर ये सारे हार्मोन हैं, इट मीन्स प्रेगनेंसी लीड हो रही है। ओके, तो याद रखिएगा, इन द एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो ओवेरियन हार्मोन होते हैं, तो थायरॉक्सिन, और ये सारे हार्मोन जो होते हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, द इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज इसेंशियल। तो ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, ये जो हार्मोन रिलीज होते हैं, ये फीटस की ग्रोथ में और कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंजेस इन द मदर, मतलब कि जो फीमेल होती है जो प्रेगनेंसी को लीड कर रही होती है, मदर में कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, उन सबको मतलब कि मेंटेन करती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सब हार्मोन मेंटेन करते हैं इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन और फिर उसके बाद क्या होता है कि इम्प्लांटेशन के बाद, आफ्टर इम्प्लांटेशन ये क्या होता है, जो इनर सेल होती है वो जो होती है मतलब आउटर सेल, मिड इनर सेल, ये सब मतलब इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म में डिवाइड होने लगती हैं। इसमें सब में पार्टिसिपेट इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म में डिवाइड होने लगती हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड इक्टोडर्म एंड एन इनर लेयर कॉल्ड इक्टोडर्म, ए मेसोडर्म सून अपीयर बिटवीन द। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर जैसे इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, वैसे उसके बीच में एक मेसोडर्म लेयर भी दिखाई देने लगती है इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म के बीच में। और यहाँ पे आपको एक स्टेम सेल देखने के लिए मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी ज़्यादा पोटेंसी होती है। ये जो है मतलब कई टाइप के टिश्यू और ऑर्गन को भी बना सकती है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल बोलते हैं। ओके, और आपको तो पता ही है कि ह्यूमन में प्रेगनेंसी लेटेस्ट कितने मंथ की होती है, 9 मंथ की होती है। ओके, बातें समझ में आ रही हैं, ह्यूमन में प्रेगनेंसी कितने टाइम की होती है, ये सब तो कॉमन बातें आपको पता ही होंगी। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर वन मंथ जो मतलब प्रेगनेंसी आफ्टर 1 मंथ क्या होता है, जो इम्ब्रियो होता है, प्रेगनेंसी के आफ्टर 1 मंथ क्या होता है, जो इम्ब्रियो होता है उसका हर्ट जो होता है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। द इम्ब्रियोज हर्ट इज फॉर्म कब, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द इम्ब्रियोज हर्ट इज फॉर्म। और जो इम्ब्रियो का मतलब कि हार्ट बीट होता है, इम्ब्रियो का फर्स्ट हार्ट बीट भी हम स्टेथोस्कोप से बाकायदा केयरफुली सुन सकते हैं। ओके, बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप। और 2nd मंथ मतलब कि 2nd मंथ ख़त्म होते होते जो इम्ब्रियो होता है उसमें हाथ और उंगलियों का भी फॉर्मेशन हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कंप्लीट होते होते तक मेजर ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो फॉर्म हो चुका होता है। लिम्स एक्सटर्नल जेनेटाइलिया ऑर्गन वेल डेवलप। सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होते तक जो बेबी जो होता है वो मतलब उसमें जो है हेयर कम्प्लीटली आ जाते हैं, आईलिड्स सेपरेट तरीके से निकल आ जाती हैं। और बाय द एंड ऑफ 9 मंथ पूरा 9 महीने बीतते तक जो प्रेगनेंसी होती है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। और प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट भाई ख़त्म कब होएगी, जब फीटस फुली डेवलप हो जाएगा। तो फीटस मतलब पूरा डेवलप हो चुका होता है और डिलीवर करने के लायक हो जाता है, पर्चुरेशन करने लायक हो जाता है। ओके,
और फिर उसके बाद जो ये ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है 9 मंथ की होती है, तो ये जो गेस्टेशन पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड किसे बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनोजेनेसिस जिसमें होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जिसमें होता है, एम्ब्रियो का मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स जब एम्ब्रियो के ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, गेस्टेशन बोलते हैं। तो इस टाइम पे मतलब ये पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो होता है कभी कभी मतलब वेगेरियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस एट द प्रेगनेंसी कॉजेज। तो यहाँ पे जब मतलब फीटस कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो यूटेरस की जो वॉल होती है उसमें वेगेरियस कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इससे दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस, इसे क्या बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ बोलते हैं, इसे डिलीवरी बोलते हैं, जिसे हम इन वन वर्ड क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द placenta which induced mild uterine contraction called fetal ejection reflex। तो यार ये सारी बातें ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करेगा वैसे वैसे जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करेगा, जैसे जैसे सिक्रीट होगा वैसे वैसे यूटेराइन की वॉल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन, जैसे जैसे मैंने वही बताया ना, जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा वैसे वैसे ये जो यूटेराइन वॉल होगी रिफ्लेक्स होगी एंड कॉन्ट्रैक्ट होगी, और द लीड्स एक्सप्लोशन द बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द बर्थ कैनाल। द लीड्स ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द बर्थ कैनाल, बेबी को जो है बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है, डिलीवर कर लिया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, पार्चुरेशन बोला जाता है। और फिर उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन होता है, प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। दिस हेल्प द लैक्टेशन जो है आफ्टर प्रेगनेंसी आफ्टर पार्चुरेशन मदर की हेल्प करता है बेबी को फीडिंग कराने में। और जो ये कुछ दिन का मतलब कि आफ्टर डिलीवरी जो ये कुछ दिन का मतलब लैक्टेशन होता है, इसे क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और ये जो कोलेस्ट्रम होता है इसके लिए डॉक्टर भी मदर को सजेस्ट करते हैं कि ये जो कोलेस्ट्रम है इसे ज़रूर बेबी को पिलाया जाए, बिकॉज ऑफ इसमें कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बेबी को बैक्टीरिया वगैरह से बचाती हैं, डिफेंस करती हैं न्यूबॉर्न बेबी की, जो न्यूबॉर्न बेबी की केयर करती हैं। ओके, बिकॉज ऑफ इसमें ढेर सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं। और इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ ऑफ द रिकमेंड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप द हेल्दी बेबी। ओके, तो यार होप है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। और आगे क्या है, एक्सरसाइज है। हाँ, आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको एक्सरसाइज चाहिए या नहीं चाहिए। एक्सरसाइज का सॉल्व चाहिए होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं कमेंट का रेशियो देख के फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दूंगी, वो भी आपको बता दूंगी। तो यार आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बिकॉज ऑफ इतने टाइम से बताते बताते यार मेरा गला दर्द होने लगा है। और आपको समझ में भाई ज़रूर आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और आया भी होगा, बिकॉज ऑफ इतनी देर से मैं आपको बता रही हूँ इतना प्रॉपर तरीके से, तो आपको समझ में भी आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोज, so friends like and subscribe m.m education YouTube channel, and thank you for watching this video. Bye bye.